प्राचीन काल आर्यों की भूमि हुआ करता था। तो आ से आर्य और आ से आर्यव्रत आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदुस्तान ये नाम की। तो ईरानियों ने सिंधु जो नदी थी ना उसके तटीय निवासियों को हिंदू कहा था। सिंधु नदी के जो तट के ऊपर निवासी लोग रहते थे, लोग बाग यहाँ पे निवास करते थे सिंधु नदी के तटीय मैदानी भागों में, उन लोगों को हिंदू कहा था। इसलिए ये जो भूभाग था वो हिंदुस्तान हो गया। राइट, तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया? ईरानियों ने दिया। आर्यव्रत कैसे पड़ा? आर्यों की भूमि होने के कारण। दो नाम आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं इंडिया शब्द के बारे में। ये प्रश्न पूछा जाता है बाकायदा एग्जाम में। रोम के निवासियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा था। तो प्रश्न एक तो यही बनता है कि बताइए सिंधु नदी को इंडस कहाँ के निवासियों ने कहा? तो वो रोम निवासी थे। राइट, यूनानियों ने इंडोस व इस देश को इंडिया कहा। यूनानी जो लोग थे उन्होंने नदी को तो क्या कहा? इंडोस, और इस देश को क्या कहा? इंडिया। तो इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। रोम निवासियों ने इंडस कहा सिंधु नदी को। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो तीन क्वेश्चन इन दो लाइन से भी कंप्लीट हो रहे हैं। आगे हम देखते हैं, ये तो जनरल बात होगी कि नामकरण की, कि पहले किस किस नाम से भारत को जाना जाता था। अब हम दोस्तों बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से प्रश्न पूछा होता है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। आपको दिक्कत आ रही होगी, कई लोग फर्स्ट टाइम होंगे, उनको शायद याद ना हो, लेकिन मैं याद करना बहुत जरूरी है। अच्छा मैं बताता हूँ, ये चीज समझ में नहीं आई होगी शायद कईयों को कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में कैसे आओ। तो हम देखते हैं इसको। देखिए गाइस, ये है वर्ल्ड का मैप। राइट, और इस वर्ल्ड के मैप में भूमध्य रेखा की हम बात करें तो दोस्तों ये निकलती है भूमध्य रेखा ऐसे। ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा ये है और इसके उत्तर में ये देखो, ये भारत है, ये है भारत। तो बताइए अब उत्तर में है भारत, दक्षिण में है भूमध्य रेखा के उत्तर में है ना? यस, दक्षिण में तो ये है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका का ये वाला पार्ट, दक्षिण अमेरिका ये वाला पार्ट। तो अब इसका ये विस्तार बता रहा है, क्योंकि उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश आएगा। भाई आपको पता है ये पृथ्वी है, इसके ऊपर दो गोलार्ध है, एक तो उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, तो उत्तर के अंदर जो अक्षांश होंगे ना, अक्षांश रेखाएं तिरछी होती हैं, तो ये उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी। दक्षिण वाली अक्षांश रेखाएं दक्षिण अक्षांश कहलाती हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है वो उत्तरी अक्षांश कहलाती है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो है वो दक्षिण अक्षांश कहलाती हैं। तो हमारे जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी, इसलिए यहाँ पे आपको नाम मिल रहा है उत्तरी अक्षांश। तो भारत किन किन उत्तरी अक्षांशों के बीच में है भाई? यहाँ पे जो अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो कैसे, यहाँ पे देखिए आप 8 डिग्री 4 मिनट, भारत का बिल्कुल दक्षिणतम जो बिंदु है ना स्थलीय भूमि का, वो लोकेटेड है 8 डिग्री 4 मिनट पे। इसके बारे में बात करेंगे अभी आगे हम। तो ये वाली जो अक्षांश रेखा आपको दिख रही है ना, ये 8 डिग्री 4 मिनट वाली ही है। ये देख लो आप, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहाँ से लेकर के उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है, कहीं यहाँ पे दूसरे तो दक्षिण में है। अरे नहीं, पूरी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं भाई अपन, है ना? तो भारत के दक्षिण उत्तर से मतलब नहीं है, भारत कहाँ स्थित है ग्लोब में, उस अकॉर्डिंग अक्षांश देशांतर को पता लगाया जाता है। राइट ना? तो ये बात आप दिमाग में रखो, ये चीज अपने आप याद हो जाएंगी। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, देखिए 37 डिग्री 6 मिनट बिल्कुल उत्तर वाला होगा, ये वाला है देखो आप, ये 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो इसके ऊपर में है ना, इसके ऊपर यहाँ से जो जाएगा वो है लगभग आइडियोलॉजी के हिसाब से अपन बात कर सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो उत्तरी अक्षांश हो गया। अब हम पूर्वी देशांतर की बात करेंगे। फिर आप कहोगे सर पूर्वी देशांतर कैसे? तो मेरे दोस्तों जो खड़ी रेखाएं होती है ना, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखो एक रेखा है भारत के बिल्कुल पश्चिम में, ये जो रेखा निकल रही है ना, बताओ कौन सी देशांतर रेखा है? 68 डिग्री 7 मिनट लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये देखो 68 डिग्री 7 मिनट। तो गुजरात की तरफ वाली 6 7 और 8 याद रखेंगे, ऐसे याद हो जाएगा। गुजरात में क्या है? 6 है 7 है और 8 है, ये लो याद हो गया ना, 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पे आते हैं अपन, भारत का जो पूर्वी देशांतर है बिल्कुल पूर्वी है ना, यहाँ पे ये वाला देखिए। तो ये कौन सा है भाई? ये है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला है, अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये ऐसे भारत का पूर्वी देशांतर हो गया। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ है। आई थिंक अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई इन दोनों चीजों के अंदर, अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। तो यहाँ पे स्लाइड में हमने क्या क्या सीखा भाई, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं स्लाइड का और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्यव्रत हमने नाम देखा, आर्य की भूमि होने के कारण आर्यव्रत कहलाया। ईरानियों ने सिंधु नदी के तटीय निवासियों को हिंदू कहा था, इसलिए इस भूभाग को हिंदुस्तान नाम दिया गया। रोम के जो निवासी थे उन्होंने सिंधु को क्या कहा? इंडस कहा, इंडस कहा। और यूनानियों ने इंडोस को इंडिया कहा, ऐसे इंडिया नाम पड़ा। तो इंडिया नाम यूनानियों ने दिया, सिंधु नदी को इंडस किसने कहा? रोम निवासियों ने। राइट, फिर इसका हमने भारत का अक्षांश देशांतर विस्तार देखा। अब हम चलते हैं दोस्तों कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भाई कर्क रेखा जो है ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये वाली ये जो बीचों बीच में देख रहे हो आप, ये कर्क रेखा ही है, भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। जो रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? कर्क रेखा उसका नाम है। कर्क रेखा कैंसल लाइन भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी, लगभग मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के भारत की जाती है ये। ठीक, इसकी बात करेंगे आगे चल के हम। तो यहाँ पे हम देखें दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले भारत के मध्य में दो भागों को बांटती है, ये मैंने आपको बता दिया मैंने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं आपके सामने, ये देखिए ये वाले लिखे हुए हैं। यहाँ पे गुजरात है ना, गुजरात के बाद में दोस्तों आता है राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद में आ जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आ जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आ जाता है दोस्तों झारखंड, झारखंड के बाद में आ जाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में आ जाता है आपका त्रिपुरा और फिर आ जाता है मिजोरम। ऐसे करके टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य हैं, इनको भी आप याद कर लेना। अब एक बात आती है कि भारत का प्रमाणिक समय किस पूर्वी देशांतर को मानकर निर्धारित किया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद से होकर निकलती है भारत के यहाँ से। ये देखो ये जो रेखा दिख रही है ना आपको, यही रेखा है दोस्तों भारत का मानक समय, इसी को मानकर के माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर रेखा भी इसको कहा जाता है, मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है इसको। भारत का मानक समय इसी को मानकर के माना गया है। तो इससे आप याद रखना, आपको पता लग गया ना, कर्क रेखा ये वाली है और आपके जो मानक याम्योत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो ये वाली है। अब एक और चीज आती है कि भारत का जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है ना वो कितना है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ना वो कितनी है। तो देखो इसको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि पास पास के आंकड़े हैं, ये ज्यादा दूर दूर नहीं है। 230 और 3214 यानी कि 1 2 3 और 4, ये कितना आसानी से याद हो गया। हाँ भाई कितना 1 2 3 ऐसे उल्टे लिख दो, फिर 4 इधर लिख दो, तो हो गया उत्तर से दक्षिण का विस्तार है ना। और पूर्व से पश्चिम का कितना हो गया? 2 3 3 9 3 3 9, कैसे भी याद कर लो इसको, आप हो जाएगा बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें उत्तर से दक्षिण, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई आपको देख पा रहे हो कितनी है? 1 2 3 और 4 ऐसे याद कर लिया आपने। इसके अलावा हम बात करें पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये देख पा रहे हो आप 2933 यानी कि 2933, 2 3 3 9। क्लियर। एक और बात आती है भारत की स्थलीय सीमा की, कि भारत की जो स्थलीय सीमा है ना उसकी लंबाई कितनी है। तो गाइस याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15,200 किलोमीटर भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई है, इस बात को ध्यान रखना है। ये जो लंबाई है भारत की, ये है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है भाई, चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पे अलग अलग इसको बांटे अपन, समुद्री सीमा कितनी है और मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है। देखो समुद्री सीमा की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर यानी कि भारत की वो सीमा जो समुद्र के साथ में लग रही है, ऐसा पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ से देख लो आप, यहाँ से लेकर इधर से आएंगे तो यहाँ तक का जो पोर्शन है भारत का, ये वाला पार्ट यहाँ तक लगता है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछे कि मुख्य भूमि की जलीय सीमा, मुख्य भूमि की जो सीमा है वो कितनी है, तो 6100 किलोमीटर कर देंगे अपन।
इसके अंदर है ना द्वीप वगैरह भी आ गए हैं दोस्तों, और इसके अंदर है ना भाई ये जो ऊपर वाली है ना समुद्री सीमा, उसके अंदर द्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हमारे पार्ट है भारत का, लक्षद्वीप समूह ये भी हमारे है, तो ये भी आ जाएंगे। बाकी 6100 किलोमीटर ये आप कर दीजिए इजीली। इसके अलावा बात करें भारत का क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है 32,37,263 वर्ग किलोमीटर। इसको कैसे याद करवाया जाए, आपको याद रखना दोनों तरफ 3 3 आएंगे, एक आईडी के हिसाब से आप याद हो जाएगा, है ना। 3 दूनी कितना होता है 6, ऐसे एक आइडिया हो जाएगा, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, ऐसे याद कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं दोस्तों अपन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है, तो ध्यान रखिए ये पूरा वर्ल्ड है ना, आप देख पा रहे हो ये पूरा वर्ल्ड है, और इस पूरे वर्ल्ड के जो देश है महाद्वीप है, इनमें से भारत भी एक देश है सब देशों में से। तो ये आप देख पा रहे हैं ये है भारत। तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है चारों तरफ व्हाइट व्हाइट में, ये क्या है, स्थल प्रदेश है, स्थलीय प्रदेश है ना। तो ये कितना परसेंट है ये वाला क्षेत्र इस पूरे क्षेत्र का, तो ये दोस्तों 2.4% है भारत पूरे क्षेत्र का, 2.4% एरिया कवर करता है, ठीक है। जैसे राजस्थान भारत का 10.41% है ना, वैसे भारत पूरे विश्व का 2.42% है, इसको याद कर लेना आप, ठीक है। इसके अलावा बात करें भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या है, भाई जनसंख्या के मामले में 2 नंबर पे है, तो जनसंख्या तो नॉर्मल सी बात है कि ज्यादा ही होगी 2.4% से, तो 17.5% इसका ध्यान रखना है। 17.5% जनसंख्या इस इतने से एरिया पे रहती है इस पूरे वर्ल्ड की, देख लो आप, है ना भाई। चलो तो ये 2 फैक्ट आपको यहाँ पे ये और याद करने हैं। फिर हम आगे चले भारत के भौतिक प्रदेश। देखिए दोस्तों भारत की विशालता के कारण यहाँ अनेक भौगोलिक, सांस्कृतिक, जलवायु और भाषाई जो विविधताएं हैं ये देखने को मिलती हैं, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक, देखो भारतीय उपमहाद्वीप आप सभी जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत के समस्त क्षेत्रफल के ऊपर कुछ भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पहाड़ियां, मैदान, पठार, इस तरह से। तो ये देख पा रहे होंगे आप सी लेवल, यानी कि समुद्र का लेवल सबसे नीचे, उसके ऊपर प्लाटू, फिर आप ऊपर और चलेंगे तो प्लाटू ऊपर वाले आ जाएंगे, है ना। माउंटेन्स, ये जो चोटियां है ना, पर्वत चोटियां, ये आ जाएंगी। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये समुद्र का लेवल है, यहाँ से इनको मापा जाता है समुद्र की ऊंचाई से। तो अगर हम देखें कि पर्वतीय भाग भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, पहाड़ियां कितना परसेंट है, पठार कितना परसेंट है, मैदान कितना परसेंट है, तो गाइस देखिए पर्वतीय भाग जो है ना वो 10.5% है, पहाड़ियां 18.6% है, पठार 27.7% है, और मैदान 43% है। तो ज्यादा पे कौन है, 43%, 43% पे मैदान है, ठीक है ना, प्लेन्स ये, ठीक है। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। फिर दोस्तों हम अगर बात करते हैं आगे, भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है ना भाई। 5 भौतिक प्रदेश कौन कौन से आप देख लीजिए। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसमें हिमालय का वर्गीकरण आता है, ये पढ़ेंगे हम। फिर उत्तर का विशाल मैदान, जो नदियां वगैरह है ना वो ज्यादा इसी मैदान में बहती हैं, हरा भरा क्षेत्र है, इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, है ना, ये वाले क्षेत्र आते हैं। फिर दक्षिण का पठार, ये दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है, दक्षिण का लावा पठार, वो आ जाएंगे। थार का मरुस्थल राजस्थान वाला पार्ट आ जाएगा। तटीय मैदान आ जाएंगे, जो समुद्र के किनारे हैं भारत के 9 राज्य, यहाँ पे इनके बारे में बात करेंगे। चलो देखो, तो 5 भौतिक प्रदेशों के नाम आपको बताने। सबसे पहले तो एक तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो गया, जिसकी हम बात कर रहे हैं, हिमालय वाला, ये वाला है पूरा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये कंप्लीट। फिर इसके अलावा हम बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान, ये हो गया ग्रीन वाला। थार का मरुस्थल, ये आपको देख लिया। प्रायद्वीपीय पठार, तो ये दक्षिण पठारी प्रदेश जो है ये आ जाएगा। समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह ये यहाँ पे आ जाएंगे, और ये द्वीप समूह वगैरह ये देख रहे हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, ये छोटे छोटे ये सब आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो नंबर 1 पे दोस्तों हम देखते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम पहले नंबर के ऊपर देखने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हिमालय पर्वतीय है। हिमालय जो पर्वत है भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर वृत्तचाप के रूप में फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर, ये देखो वृत्तचाप के रूप में कैसे, ऐसे ये देखो, ये दिख रहा है ना चाप की तरह, अर्ध चंद्रमा की तरह, ऐसे देखिए आप, है ना। तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, इधर से इधर की तरफ, इधर पश्चिम है ना, इधर पूर्व है, तो इधर से इधर की तरफ, समझ गए इस बात, इस लाइन को। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल कितना है क्षेत्र का, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये जो क्षेत्र है पूरा, इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, 5 लाख वर्ग किलोमीटर, राइट। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 2500 किलोमीटर। तो भाई अब आप एक बात और देख लीजिए, लंबाई भी देख लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है कितनी है, 2500 किलोमीटर। इस क्षेत्र की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है, इधर से इधर। फिर हम देखें चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर। चौड़ाई का मतलब दोस्तों ये वाली चौड़ाई है, ये ऐसे 250 से 400 किलोमीटर। अब आपको वैसे चौड़ाई समान क्यों नहीं है, क्योंकि भाई देखिए चौड़ाई है ना कहीं भी समान नहीं होती है कोई भी चीज़ की। यहाँ पे हम बात करें तो मतलब इसकी बात करें और वैसे तो होती है, बट चौड़ाई इसकी बात करें तो ये देखो, इधर तो कितना ऊंचाई है, इधर देखो छोटा हो गया, कम हो गया, है ना। तो पर्वत चोटियों की जो ऊंचाई है इसको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, उनके आधार पर इसका डिवाइडेशन किया हुआ है। तो जो चौड़ाई बनती है ना, ये चौड़ाई है ना, ये समान नहीं है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। इसके बारे में डिटेल से आगे और बात करेंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी को पामीर पर्वत श्रेणी का भाग माना जाता है। पामीर का जो पठार है आप देखेंगे यहाँ पे, पामीर का पठार, तो इसका ही एक भाग माना जाता है पामीर का पठार। आगे और हम देखेंगे पामीर के पठार को क्लियरली। वर्तमान में जहाँ हिमालय पर्वत का विस्तार है, पहले वहाँ 33 सागर का विस्तार हुआ करता था। तो हिमालय पर्वतमाला है ना आज, वहाँ पे 33 सागर हुआ करता था, जो कि आज की कंडीशन में नहीं है। तो हिमालय पर्वतमाला किसका अवशेष है आपसे पूछ ले, गोंडवाना लैंड का है या 33 सागर का है, तो आप क्या बताओगे, 33 सागर का अवशेष है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। और सबसे प्राचीनतम पूछ ले तो आपको बताना है अरावली। क्या बताना है, अरावली। और सबसे नवीनतम पूछे तो हिमालय पर्वतमाला। और विश्व की सबसे ऊंची भी है हिमालय पर्वतमाला, ये देख रहे हो आप, सबसे ऊंची है यहाँ पे, सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं और सबसे नवीनतम भी है। फिर हम बात करें इस क्षेत्र में अवसादों के जमाव से वलन पड़ जाते हैं, जिनके नवीन जो वलन पर्वत है वो बने हैं। जैसे एक तो वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। ऐसे हिमालय को 3 डिवाइडेशन किए गए हैं, 3 भागों के अंदर हिमालय का, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। इनके बारे में अलग अलग से हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक बार आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए हिमालय पर्वतमाला को, एक बढ़िया मैप मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज में देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये भारत का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, ये देख रहे हो आप, इसके ये वाला पोर्शन सारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, इसके ऊपर वाला ये पूरा। तो अब है ना यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखनी है, बस एक दिमाग में बिठा लो थोड़ा थोड़ा। इधर तो है ना यहाँ पे तो तजाकिस्तान है ऊपर, यहाँ पे ना दोस्तों ये छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान की, ये अफगानिस्तान है। और यहाँ से ये क्या है, पाकिस्तान, इधर ये पाकिस्तान, और ये भारत की सीमा है ना। यहाँ पे देखो एक नंगा पर्वत है K2, ये K2, ये देखो पूरी तरह से भारत का तो अधिकार नहीं है इसके ऊपर, बट K2 चोटी है ये, गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। यहाँ पे देख सकते हो आप इनकी ऊंचाई, जो भी ऊंचाई चोटियां हैं। फिर कंचनजंगा, स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सिक्किम के अंदर इधर है यहाँ पे। फिर एक नंगा पर्वत है 8126 मीटर। फिर ये छोटी छोटी चोटियां हैं, इनके बारे में हम बात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं वृद्ध हिमालय को दोस्तों। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैप में देखो आप, वृद्ध हिमालय सबसे ऊपर है। वृद्ध हिमालय मतलब वृद्ध हिमालय ये वाला पोर्शन है, देख रहे हो आप, वृद्ध हिमालय ये वाला है, इसके ऊपर का जो पोर्शन है ना ये सारा वृद्ध हिमालय का है। K2 भी वृद्ध हिमालय में आती है। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो देखो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला कौन सी है, यही है वृद्ध हिमालय। तो ये वृद्ध हिमालय में देख लिया, ऊपर ऊपर है। अन्य नाम क्या है इसका, मुख्य हिमालय भी कह सकते हैं इसको, आप हिमाद्री भी कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं, मुख्य हिमालय भी कह सकते हैं इसको, और हिमाद्री भी हम इसको कह सकते हैं। इसका विस्तार उत्तर पूर्व में सिंधु नदी घाट से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाट तक। तो उत्तर पूर्व में, पूर्व इधर तो है नहीं, पूर्व इधर है। तो अब यहाँ पे हम बात करें उत्तर पूर्व में सिंधु नदी घाट से लेकर के, तो सिंधु नदी निकलती है यहाँ से, ऐसे जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। सिंधु नदी ऐसे बह करके पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये उत्तर पूर्व में सिंधु नदी से लेकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी तक, इस नदी के इसका
क्षेत्र है, ठीक है। बाकी इन नदियों के अंदर भी पढ़ लेंगे इनको अपन अलग से। ये तो इसका विस्तार हो गया। लंबाई हम देखें तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। इसके अलावा औसत ऊंचाई 6000 मीटर, इसकी जो पर्वत चोटियां हैं वगैरह है तो इनकी एवरेज हाइट कितनी है 6000 मीटर है। चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर, चौड़ाई की हम बात करें इसकी तो ये 100 से 200 किलोमीटर चौड़ा है। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है ना माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी के अंदर है। कितनी ऊंचाई है 8848 मीटर, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि यहाँ पे है नेपाल के अंदर इस क्षेत्र में, ठीक है। यस, तो समझ में आ गया। फिर वृद्ध हिमालय के नीचे आता है लघु हिमालय, ये लघु हिमालय वाला श्रेणी है। फिर आता है शिवालिक श्रेणी, नीचे नीचे शिवालिक है, ये देखिए जहाँ से गगन नदी निकल कर आती है। तो ऐसे 3 भागों में बांटा गया इसको। तो ऊपर वाली हिमालय की हमने बात कर ली। अब चलते हैं अपन दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला के बारे में बात करते हैं। क्या नाम था? भारतीय प्रथम महिला बछेंद्री पाल। याद रखना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या था? बछेंद्री पाल। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा है, 8585 मीटर है। 2 बार 8 आते हैं और 2 बार 5 आते हैं, ऐसे याद कर लेना। और आपको मैंने बता दिया है कंचनजंगा कहाँ पे है लोकेटेड, यहाँ पे सिक्किम के अंदर, ये देखो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें भारत में इस श्रेणी के अंदर दर्रे क्या होते हैं? एक स्थान को दूसरे स्थान से मिलाने वाले जो क्षेत्र होते हैं, घाटियों के अंदर से संकरे क्षेत्र होते हैं, है ना, उनको दर्रे कहते हैं। जैसे इसके अंदर जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, माना, नीतिला, ये ऐसे करके लाला लग रहा है सब क्लास में। तो देखो जैसे यहाँ पे जोजिला दर्रा है, तो दोस्तों जोजिला दर्रा ये देखो यहाँ पे, ये रहा जोजिला दर्रा। इसके अलावा देखो इसके अंदर मैं आपको एक नया पार्ट लेकर आऊंगा जिसके अंदर 500 प्रश्न आपको करवाऊंगा, पूरे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के और राजस्थान ज्योग्राफी कमांड में 500 क्वेश्चन होंगे, या फिर अलग अलग देख लेंगे, जैसे भी होगा बढ़िया लगेगा वैसे कर लेंगे। तो अलग अलग क्वेश्चन का भी 2 वीडियो आएंगे आपके पास में 500 क्वेश्चन के, वो आपको देखने इस वीडियो के बाद में आएंगे। बट वो तो जोजिला, सिपकिला, माना और नीतिला, तो जोजिला हमने देख लिया। इसके अलावा हम देखें सिपकिला दर्रा, तो दोस्तों सिपकिला जो दर्रा है ना वो यहाँ पे, ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सिपकिला दर्रा। फिर इसके अलावा माना दर्रा, माना को भी आप ला बोल सकते हो, माना ला कर सकते हो, इसको ये लाई लग रहा है यहाँ पे सभी के अंदर, तो माना दर्रा यहाँ पे है ना। फिर इसके अलावा नीतिला दर्रा, नीतिला दर्रा यहाँ पे, मुलिंग दर्रा, ये सारे जो दर्रे हैं ना इसी के अंदर है दोस्तों। सिपकिला, बारालापचा, है ना, काराकोरम श्रेणी, ये ऊपरी आती काराकोरम श्रेणी, है ना, ये सारे दर्रे इसी में, बुर्जिल दर्रा, जोजिला, ये सब। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। नंदा देवी पर्वत शिखर भी वृद्ध हिमालय के अंदर ही है। नंदा देवी के बारे में मैंने भी आपको बताया था, एक बार और देख लीजिए। ये यहाँ पे नंदा देवी, ये देखिए, ये 7816 मीटर ऊंची है, क्लियर। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में दोस्तों छोटी छोटी श्रेणियां और है, जैसे कि आप इस मैप के अंदर देखो, आप यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी, कुमायूं हिमालय, महाभारत, ये से छोटी छोटी श्रेणियां हैं यहाँ पे। इसके अलावा गारो, खासी और जयंतियां मेघालय के अंदर, ये भी पर्वत श्रेणियां हैं पूर्वी भारत के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें गटकाई बोम, नागा पहाड़ी, मणि पहाड़ी, है ना, मीजो पहाड़ियाँ, ये सब भी हैं। इसके अलावा कंचनजंगा हमने देख लिया, नकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा पर्वत, ये सब हमने देख लिया। सियाचिन ग्लेशियर यहीं पे है इसी के अंदर, बोल्टारो यहीं पे है, ये केटू चोटी है, बोर्विनास्टिन यहाँ पे काराकोरम श्रेणी के अंदर आती है ये, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, तो ये मैं भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस पीडीएफ में। नेक्स्ट हम देखते हैं लघु हिमालय, है ना। अगला हमारा कौन सा है? लघु हिमालय है। तो वृद्ध हिमालय के बाद में देखेंगे हम लघु हिमालय के अंदर। तो देखिए वृद्ध हिमालय के दक्षिण में स्थित है भाई, ये उत्तर में है, वृद्ध हिमालय इसके नीचे है, तो दक्षिण में हो गया ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर, सॉरी एवरेज ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर, और चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर। चौड़ाई में कितना मिलेगा आपको? 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई में है, ऊपर से नीचे से चौड़ाई मापी जाएगी। तो 80 किलोमीटर से कहीं कहीं पे 100 किलोमीटर, 90, 95, 85, 90 ऐसे करके मिलेंगे। फिर हम आगे बात करें दोस्तों प्रमुख श्रेणियां यहाँ पे कौन कौन सी हैं? पीर पंजाल, धौलाधर, 2 प्रमुख श्रेणियां हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बारे में। पीर पंजाल श्रेणी ये देख रहे हो यहाँ पे, ये और ये धौलाधर, पीर पंजाल, नागटिब्बा, कुमायूं, महाभारत, जैसा कि हमने ये सब देख लिया। अब एक और देखते हैं, यहाँ से कई बार क्या ना दर्रे वगैरह पूछे जाते हैं हिमालयों से। तो यहाँ के जो प्रमुख दर्रे हैं ना वो एक तो पीर पंजाल और एक है बनिहाल, 2 दर्रे इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते रहते हैं, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। ये देखो आप, ये यहाँ पे हैं, इस क्षेत्र के अंदर मिलेंगे आपको ये। इसके अलावा यहाँ पे है ना काफ़ी दर्शनीय स्थल भी हैं, पर्यटक स्थल, लाखों लोग यहाँ पे पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत, ये काफ़ी फेमस और खूबसूरत जगह हैं प्रकृति की दृष्टि से हम देखें तो, नेचुरल, बहुत ही सुहाना। फिर हम देखते हैं लघु हिमालय में घास के क्षेत्र पाए जाते हैं, घास के क्षेत्र जिनको कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। तो लघु हिमालय में घास के क्षेत्र को कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये घास के क्षेत्र आप देख सकते हो, जैसे मर्ग इनसे पहले जो नाम लगते हैं ना, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। तो अब चलते हैं आगे उप हिमालय की तरफ। तीसरा अपना क्या था? उप हिमालय। इसका अन्य नाम क्या है? बाह्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी को आप उप हिमालय भी बोल सकते हो, बाह्य हिमालय भी बोल सकते हो। बाह्य मतलब बाहर का, बाहरी हिमालय, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप, ये है शिवालिक श्रेणी, ये देख पा रहे हो आप, ये वाली सारी शिवालिक श्रेणी, नंदा देवी पर्वत, ये सब इसी के अंदर आते हैं, है ना। तो नीचे नीचे वाली हो गई है आपके, ये जास्कर श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी है, मतलब ये फिर आपका वृद्ध हिमालय वाला पार्ट रहता है ना, उसके अंदर आती है ये जोजिला दर्रा यहाँ पे, हिंदुकुश पर्वत यहाँ पे है, ये भारत में नहीं है खैर, हिंदुकुश पर्वत इस तरह से, पामीर ग्रंथि, पामीर का पठार, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, पामीर की घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अब एक बात है कि नीचे नीचे है तो हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी, ध्यान रखिएगा, बाह्य श्रेणी, शिवालिक श्रेणी या फिर आपके उप हिमालय। हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी होगी। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? एवरेज हाइट 600 से 1500 मीटर, इसकी सबसे कम है तीनों में से। फिर चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ये भी सबसे कम है, मतलब जैसे नीचे आएंगे ना वैसे वैसे ये कम होती जाती है। अभी लास्ट है तो 10 से 50 किलोमीटर, तो इसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी, चौड़ाई, और 600 से 1500 मीटर क्या होगी? इसकी ऊंचाई होगी। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। हिमालय की नवीनतम श्रेणी है ये, नीचे नीचे वाली नवीनतम है। इसके विस्तार की बात करें तो पोटवार बेसिन पाकिस्तान से लेकर के पूर्व में कोसी नदी तक इस श्रेणी को अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पोटवार बेसिन पाकिस्तान से यहाँ से, इस क्षेत्र से, यहाँ से लेकर के इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये नाम मैंने आपको बताई दी, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अलग अलग धौलाधर वगैरह ये सब। फिर हम देखते हैं यहाँ की मुख्य पहाड़ियाँ। जम्मू के अंदर जम्मू पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर गिरी, मिसमी, अबो, डाफला पहाड़ियाँ, ये सब है। डाफला पहाड़ियाँ, गिरी पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू पहाड़ियाँ, ऐसे यहाँ पे अलग अलग नामों से जाना जाता है इनको, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ मध्यवर्ती भाग में नदियों की मिट्टी और बालू से निर्मित कुछ ऊंचे घाटी मैदान भी मिलते हैं, जिनको पूर्व में द्वार कहा जाता है जैसे हरिद्वार, और पश्चिम में दून कहा जाता है जैसे देहरादून, है ना। पश्चिम के अंदर जैसे देहरादून है, इन क्षेत्रों के अंदर। क्लियर है? यहाँ पे चलिए, तो दून और द्वार का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होता है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इसको। ऊंची घाटी वाले जो मैदान होते हैं उनको पूर्व में द्वार कहते हैं जैसे हरिद्वार, और पश्चिम में दून कहते हैं जैसे देहरादून। क्लियर है? आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में सारी जो भी जनरल चीजें थी 9th क्लास की बुक की, वो सारी हमने इसमें देख ली हैं। हालांकि मैं आपको आगे की भी करवाऊंगा बुक्स, ऐसा नहीं कि यहीं पे छोड़ देंगे, और जो बातें इसके अंदर बारीक वाली बातें रहेंगी वो हम नेक्स्ट बुक में करेंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना ही करना है, वहीं से आपको पता लगेगा इन सब चीजों के बारे में, और जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेज आपके आने वाले टाइम में होंगी वो सब यहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए, उत्तर का विशाल मैदान हो गया। यह मैदानी भाग हिमालय पर्वत एवं प्रायद्वीप पठार के मध्य में स्थित है ना भाई। हिमालय पर्वत और प्रायद्वीप पठार के मध्य में स्थित है। अभी हिमालय पर्वत श्रेणी आ गई थी पूरी यहाँ पे, है ना। और प्रायद्वीप पठार कौन सा हो गया? ये वाला प्रायद्वीप पठार हो गया पूरा पूरा नीचे तक। तो इनके बीच में क्या है? ये वाला क्षेत्र है। तो यही तो है, इसी की तो हम बात कर रहे हैं। इधर नहीं जाना, ये वाला है ना, इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो ये है मैदानी प्रदेश जिसके अंदर बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। देखो, अन्य नाम क्या क्या है? सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इसके निर्माण की हम बात करें तो हिमालय की जो नदियां हैं ना, उनके अवसादीकरण के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, हिमालय की नदियों के अवसाद, जो हिमालय की नदियां हैं वो अपना अवसाद लेकर के आई, साथ में कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह ये सब, तो इससे इसका निर्माण हुआ इस मैदानी भाग का। और इसका दूसरा नाम क्या है? सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब दोस्तों बात करते हैं आकृति की। तो इसकी आकृति के बारे में क्वेश्चन पूरा हो सकता है। तो इसकी आकृति धनुष की आकार के समान, धनुषाकार आकृति है इसकी, इस मैदानी भाग की। ये देखिए आप। फिर हम बात करें यहाँ पे इसकी लंबाई की। तो गाइस इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर, है ना। चौड़ाई 150 से 480 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई थोड़ी सी है, चौड़ाई ये वाली, है ना। कितनी? 150 से 480 किलोमीटर, और लंबाई 2400। तो लंबाई तो यहाँ से ही शुरू हो जाती है और 2400 किलोमीटर आपकी चलती है यहाँ तक। ठीक है, मैदानी भाग यहाँ तक। इसके अलावा चौड़ाई जो है ना वो ऐसे नापी जाती है, इधर से इधर चौड़ाई आ जाएगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक। ये ऐसे कहीं पे कम है, कहीं पे जैसे इन क्षेत्र में ज़्यादा है चौड़ाई, यहाँ पे देखो ऐसे ज़्यादा है चौड़ाई, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, इस तरह से ये अलग होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग। ठीक है ना। फिर हम बात करें क्षेत्रफल, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। आप देख लो आप, मतलब जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का विशाल जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उससे भी ज़्यादा इसका क्षेत्रफल, उसका पास था, इसका 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो मैदान का विस्तार किन किन राज्यों में है? देखो कहाँ पर इसका विस्तार? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये सारे स्टेट्स के नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, राजस्थानी मैदान आ गया, यहाँ पे पंजाब हरियाणा का मैदान आ गया, ऊपर का जो ऊपरी गंगा का मैदान है वो आ गया, यहाँ पे गंगा का पूरा मैदान आ गया, मध्य मैदान आ गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान आ गया, गंगा का निम्न मैदान आ गया। ये सारा मैदानी क्षेत्र है, अलग अलग जगहों पे अलग नामों से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस मैदान में दो नदियों के मध्य की जो भूमि होती है ना, उसको दो आब कहा जाता है। देखो जैसे ये नदी है, तो एक नदी ये वाली है, तो इन दोनों के बीच में ये जो क्षेत्र है ना, ये भूमि काफी उपजाऊ होती है दोस्तों। तो इसको क्या कहते हैं? दो आब। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दो आब कहलाता है। दो से दो नदियां और दो से दो आब, याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर काम मिट्टी के कारण ज्यादा उपजाऊपन होता है इसमें। मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण भू-आकृतिक दृष्टि से मैदानी भाग को 4 भागों में बांटा गया है। ये जो मैदानी भाग हम पढ़ने वाले हैं, इसको गाइस 4 भागों के अंदर बांटा गया है। ये मैदानी भाग है। वैसे तो कंकड़ पत्थर जो नदियां लाती हैं, नदियों के द्वारा ही लाया गया अवसाद है, यही अवसाद होता है। यहाँ अवसाद के बारे में कोई और मिथ आपके दिमाग में हो तो उसको निकाल देना। पहला जो है 4 में से वो है भाबर प्रदेश। देखिए शिवालिक श्रेणी है ना, उसके जस्ट नीचे दक्षिण में छटाकर पर्वत पदी जो क्षेत्र है उसको कहते हैं भाबर। चौड़ाई कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर, है ना। 8 दूनी 16 याद रख लेना। भाबर 8 दूनी 16। शिवालिक के जस्ट नीचे, है ना, पर्वतीय प्रदेश के जस्ट पैरों में, जड़ों में, वहीं पे ये भाबर प्रदेश होता है। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु यहाँ पर बनते हैं। मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी, उसी की आकृतियां होती हैं ये। इसके अलावा हम बात करें आगे, ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, राइट। हिमालय पर्वत है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, पत्थर। ये समझना बात को, यहाँ पे कोर्ट करके समझना। ये 4-5 नाम है, कभी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को इन चीजों के अंदर। ठीक है, देखो समझो, हिमालय पर्वतीय प्रदेश से यहाँ से बर्फ पिघल करके क्या होती है, नदियों का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो नदियां हैं ना यहाँ पे, ये नदियां यहाँ पे दोस्तों कहाँ बहती हैं? दिखती नहीं है नदियां यहाँ पे, इन पत्थरों के अंदर बहती हैं। पत्थरों के अंदर से पानी आता है तो दिखती नहीं है, नदियों का पानी यहाँ पे दिखता नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो भाबर प्रदेश में क्या पानी दिखता है क्या नदियों का? जी नहीं दिखता। कंकड़ पत्थर के अंदर पानी नहीं दिखता क्योंकि काफी मोटी परत होती है, इसके अंदर से ही पानी आता है। फिर पानी कहाँ दिखता है दोस्तों? ये पानी दिखता है तराई क्षेत्र के अंदर, और नीचे आते हैं भाबर से कम होता जाता है भाबर। और फिर ये जो तराई के जो मैदानी प्रदेश है ना, यहाँ पर दोस्तों ये जो क्षेत्र है पानी वाला, ये दिखना लग जाता है। फिर ये आता है आपका ऐसे, और नदी घाटों का निर्माण होता है, जिसको खादर, नदी घाटों के किनारे पे ये जो क्षेत्र होता है ना, खादर कहलाता है। नवीन कांप मिट्टी जो होती है वो, और जो पुरानी मिट्टी होती है ना वो कहलाती है बांगर। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, ये खादर और बांगर। तो खादर तो क्या कहलाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो खादर मिट्टी कहलाती है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो बांगर मिट्टी कहलाती है। समझ गए? तो नदी घाटी के क्षेत्रों में खादर मिट्टी पाई जाती है, नवीन मिट्टी, राइट। भाई नदी अपने साथ में प्योर पानी तो लाती है, पानी लाती है ना, वो गंदा पानी भी होता है नदियों के अंदर, तो मिट्टी वगैरह है वो नीचे जाके जमा होगी, यहाँ पे देख रहे हो आप। तो नई मिट्टी खादर कहलाती है और पुरानी बांगर। समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को? नहीं समझ में आया है? जस्ट 1 मिनट पीछे करो, वीडियो को दोबारा समझ लो। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो भाबर प्रदेश जस्ट नीचे होता है, फिर उसके बाद में पानी दिखने लगता है तराई प्रदेश में, और फिर ये कॉन्सेप्ट बनता है नदी घाटी वाला। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं अपन। ये जलोढ़ पंख वाला, जलोढ़ शंकु वाला क्षेत्र, ये आगे चलते हैं तराई प्रदेश। तराई प्रदेश के बारे में हमने देख लिया यहाँ पे, ये उल्टा लग गया है, कोई नहीं, तराई प्रदेश ये वाला ना, इसके बारे में देखते हैं हम। तो देखिए भाबर के ठीक दक्षिण में, भाबर के ठीक दक्षिण में नीचे तो है दलदली भाग जो होता है ना, चौड़ाई होती है 16 से 30 किलोमीटर, है ना। और भाबर कितनी होती है? 8 से 16 किलोमीटर, और इसकी 16 से 30 मतलब लगभग डबल हो गई है इसकी चौड़ाई हो गई है डबल। फिर हम देखें सघन वन और लंबी घास यहाँ पर पाई जाती है। घास आपको दिख रही है यहाँ पे, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिक्चराइज किया हुआ है, जैसे घास, हाथी घास, ये अलग अलग तरह की घास, अलग अलग क्षेत्रों में घास को अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पे विशाल वन्यजीव, हाथी, गैंडे, ये सब आपको इन क्षेत्रों में मिल जाएंगे। फिर आता है दोस्तों बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश के बारे में हमने देखा, बांगर प्रदेश, खादर और बांगर, तो ये खादर है और ये बांगर। अब इस तरह के बाद में जस्ट कौन सा आता है? बांगर प्रदेश। तो देखिए प्राचीन तलछट से निर्मित उच्च मैदानी क्षेत्र है। प्राचीन तलछट मतलब प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है ना। यहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, मतलब नई मिट्टी जमा नहीं हो पा रही है यहाँ पे। ये मैदान जो है प्रदेश पंजाब, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे, और उत्तराखंड में ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो बांगर प्रदेश है, बांगर मिट्टी वाला क्षेत्र पंजाब में, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड के अंदर आपको ज्यादा मिलेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर खादर किसे कहते हैं? नई तलछट, वो जो काम मिट्टी होती है ना उससे बने हुए जो निचले मैदान होते हैं ना, वो कहलाते हैं खादर। क्लियर है? ये बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर काम मिट्टी की नई परत जमा कर देता है। ये 2 फोटो भाई उल्टी लग गई है यहाँ पे, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ये वही फोटो है जो ये वाली है। ठीक है, चलो। तो ये मैंने आपको समझा दिया अपनी भाषा में। ये मैदानी प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में अधिक है। तो पूर्वी क्षेत्रों में है ये, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों अपना तीसरा जो आता है वो आता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल और भारत के अंदर कहाँ लोकेटेड है ये देख लीजिए आप। ये भारत में है और थोड़ा से पाकिस्तान के अंदर ये इधर बाहर निकल रहा है, ये पाकिस्तान में भी है, और ये प्रदेश है भारत के अंदर, गुजरात में भी है, थोड़ा सा पंजाब में टच में होता है, राजस्थान के अंदर ज्यादा है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ये बना है ना भाई। 33 सागर का अवशेष है ये भी। विस्तार कहाँ से कहाँ है? अरावली पर्वत के पश्चिम दिशा से लेकर के उत्तर पश्चिम में सिंधु के मैदान तक फैला हुआ है। तो अरावली पर्वतमाला है ये यहाँ पे राजस्थान के अंदर, तो इसके पश्चिम से लेकर के सिंधु नदी का जो प्रदेश है ये यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं थार के मरुस्थल की ऊंचाई की बात करते हैं। 150 से 300 मीटर तक ऊंचा है ये समुद्र तल से बात करें तो, और लंबाई 640, चौड़ाई 160 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखिए, पूरी ओवरऑल बात कर रहा है ये, ठीक है ना। वैसे चौड़ाई 300 भी आती है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। मिट्टी के जो टीले होते हैं ना, बालू के स्तूप उनको ही बोला जाता है। ये अलग अलग जगह पे चलते रहते हैं, हवा के अकॉर्डिंग चलते हैं, अलग अलग प्रकार के बनते हैं।
है ना। आगे देखते हैं, बालू के टीलों के मध्य वर्षा जल भर जाने से रेगिस्तान में अस्थायी झीलें बन जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं, ढाडिया रन कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, आपकी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो जो अस्थायी झीलें बनती हैं उनको क्या कहते हैं, ढाडिया रन कहा जाता है। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। देखिए, थार में कई खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। थार का मरुस्थल है खारे पानी की, क्योंकि खारा पानी का अवशेष है वो। तैतीस सागर का पानी सूख गया, खारा था, सूख गया, तो उसी का अवशेष है ये। सांबर, लूणकरण, डीडोना, पचपदरा, डेगाना, कुचामन, नावा, ये सब झीलें क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। प्राचीन समय में यहाँ पे सरस्वती नदी बहा करती थी। आजकल अवशेष गगर जो नदी है ना, वो बोला जाता है कि सरस्वती नदी का ही अवशेष है ये। हालांकि गगर नदी अंतर्प्रवाह की नदी है। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, ये क्वेश्चन बन रहा है। सबसे ज्यादा आबादी थार के मरुस्थल में ही रहती है। सर्वाधिक जनघनत्व एवं सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी यही है। सबसे ज्यादा जनघनत्व, सबसे ज्यादा आबादी रहती है तो सबसे ज्यादा जनघनत्व भी हो गया इसका, और सर्वाधिक जैव विविधता भी, जीवों के अंदर कई प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे मिलेंगे आपको, तो ये भी सर्वाधिक यही मरुस्थल है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार की, जो चौथा पार्ट है हमारा, इसकी बात करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों में प्रायद्वीपीय पठार, तो भारत के उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में फैला हुआ है। उत्तर का जो विशाल मैदान है ये, इसके दक्षिण में फैला हुआ है ये वाला, देखो प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार का ही पार्ट है पूरा का पूरा। दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, झारखंड का पठार, कच्छ पर्वत जो पठार है वो आ जाएगा, बघेलखंड का पठार आ जाएगा, बुंदेलखंड का आ जाएगा, ये सब मेघालय का पठार आ जाएगा। ये पठारी प्रदेश का ही पार्ट है सारा का सारा। आकृति कैसी है इसकी, त्रिभुजाकार आकृति, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसकी जो आकृति है ना वो ऐसी है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार ही है ना भाई, ये देख लो। तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इधर से घिरा हुआ है, नीचे से घिरा हुआ है, इधर से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, मान के ठीक है। इस पठार का आधार उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है, और शीर्ष दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक, यहाँ तक कुमारी अंतरिप तक विस्तार है। उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला आई जाती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक है। लंबाई की हम बात करें इसकी तो 1800 किलोमीटर लंबा है, और क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल देख लो। वहाँ पे 5 लाख 7 लाख मैदानी प्रदेश जो था, उत्तर का विशाल मैदान उसका 7 लाख था, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उसका 5 लाख था। अब इसकी बात करें तो इसका है 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर क्षेत्रफल। भाई बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया ना ये, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। अधिकतम ऊंचाई 1400 किलोमीटर है, और ये ऊंचाई के अंदर दोस्तों आपको, सॉरी चौड़ाई पूछा है ना, ऊंचाई तो मीटर में आएगी, तो अधिकतम चौड़ाई 1400 किलोमीटर होगी आपकी। चौड़ाई की बात करें तो ये ऐसे 1400 किलोमीटर कर सकते हो आप इसको। इसके अलावा औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट 600 मीटर, 600 मीटर। इसके अंदर जो पर्वत चोटियां वगैरह पठारी प्रदेश जो है लगभग 600 मीटर तक हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत के प्रमुख पठारों के बारे में बात करते हैं। देखो एक बार लोकेशन देख लो आप, बाकी पठारों का टॉपिक अलग से भी करवाएंगे आपको। शिलोंग का पठार मेघालय के अंदर है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड वगैरह के अंदर ये, ठीक है। बघेलखंड का पठार एमपी वगैरह के अंदर, मालवा का पठार भी एमपी, राजस्थान, गुजरात, 3 जिलों में, राज्यों में है। बुंदेलखंड का पठार आता है फिर यहाँ पे, एमपी में पड़ता है ये भी। दक्कन का लावा पठार ये महाराष्ट्र वगैरह में जाएगा, ठीक है। तेलंगाना का पठार तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह। कर्नाटक का पठार कर्नाटक, ये देख लो। ऐसे करके ये पठारी क्षेत्र है, त्रिभुजाकार आकृति है इसकी, ये देख ही पा रहे हो आप। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, विस्तार किन किन क्षेत्रों में है भारत के अंदर इसका, पठारी प्रदेश का। देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो गया एक तो, है ना, दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो हाड़ोती का पठारी प्रदेश है ना, मालवा का पठार का पार्ट है वो, एक तो वो हो गया। उसके बाद में गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये हमने यहाँ पे बात कर ली है। केरल का पार्ट भी आ जाता है यहाँ पे कर्नाटक वाले पठार के अंदर, और कई सारी पहाड़ियाँ पठार यहाँ पर भी है। ओडिशा का पार्ट यहाँ पे आ जाता है आपका, महाराष्ट्र भी आ जाता है, ठीक है। एमपी, राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो यहाँ पे आ जाता है ये यहाँ पे, ठीक है ना। आगे चलिए, प्रायद्वीपीय भारत को 3 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको 3 उपभाग हैं इसके। अब वो 3 उपभाग देखते हैं। एक तो पश्चिमी घाट, अब देखिए दक्षिण पठार का जो पश्चिमी किनारा है ना भाई, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। दक्षिण जो पठार है इसका पश्चिमी किनारा, कैसे पश्चिमी किनारा, ये दक्षिणी पठार है ना। तो इसका जो पश्चिमी किनारा है ये वाला जो किनारा है किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से। ये उत्तर में सह्याद्री और दक्षिण में नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे उत्तरी पोर्शन इसका ये वाला हो गया, तो यहाँ पे सह्याद्री और नीचे नीलगिरी, ठीक है। आगे चलते हैं, विस्तार की बात करें तो ताप्ती घाटी जो है गुजरात के अंदर, वहां से लेकर कुमारी अंतरिप तक, तमिलनाडु तक इसका विस्तार है, ठीक है। ये देख लीजिए, गुजरात ये यहाँ पे, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक कुमारी अंतरिप तक, नीचे जस्ट बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट, ठीक। देखिए औसत ऊंचाई हम देखें इसकी तो इसकी 1000 मीटर एवरेज हाइट है, 1000 मीटर। पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में बात करते हैं अपन। पश्चिमी घाट जो है इसके जो दर्रे हैं ना, ये पश्चिमी घाट है भारत का। इसके दर्रे हैं एक तो भोर घाट, थाल घाट महाराष्ट्र, पाल घाट, सिनकोट ये केरल के अंदर। भोर घाट और थाल घाट तो कहाँ पे, महाराष्ट्र में, पाल घाट और सिनकोट केरल के अंदर है। तो ये 4 प्रमुख दर्रे आपको ध्यान रखने हैं पश्चिमी घाट के लेकर के। भोर घाट दर्रा ये देख सकते हो आप यहाँ पे, काफी सारे दर्रे हैं वैसे तो, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे। ये अलग अलग घाट आपको दिख रहे हैं, भोर घाट हो गया, नान घाट हो गया, मालथेज घाट हो गया, कुम्हारली घाट हो गया, छोड़ा घाट हो गया, है ना, कशारा घाट हो गया, ये यहाँ के दर्रे हैं, ठीक है ना। चलो दर्रों को घाटी बोला जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एक नाम आएगा अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी कितनी ऊंची है, ऊंचाई पूछ सकता है, कहां पर है ये पूछ सकता है। तो दोस्तों ये है केरल के अंदर, है ना, और कितनी ऊंची है, 2695 मीटर ऊंची है, 2695, ठीक है ना, याद कर लेना इसको। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों, हम पूर्वी घाट के बारे में, है ना, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के बारे में बात करेंगे। पश्चिमी घाट का देख सकते हो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक पश्चिमी घाट है, ये देखो पश्चिमी घाट, मलाबार तट के नाम से जाना जाता है केरल वाले पार्ट के अंदर। अब पूर्वी घाट है ना, ये वाला पूर्वी घाट है, ये पूरा का पूरा पूर्वी घाट है, ये पूर्व के अंदर, ठीक है ना। चलो देखो, तो महानदी की घाटी उत्तर से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक है। महानदी की घाटी यहाँ पे, यहाँ से लेकर दक्षिण में नीलगिरी जो पर्वत है यहाँ तक। अन्नाईमुड़ी के बारे में बात करते हैं, अन्नाईमुड़ी यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए देखिए, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये यहीं पे नीलगिरी पहाड़ियों का बड़ा पार्ट है यहाँ पे। फिर हम देखें इसकी लंबाई, तो 800 किलोमीटर क्षेत्र की लंबाई है भाई। पश्चिम घाट की लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछना तो 1501 मीटर ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, सर्वोच्च ऊंची चोटी पूर्वी घाट की 1501 मीटर ऊंची। तो इसके बारे में भी हम देख लेंगे नेक्स्ट। आगे चलते हैं, देखो भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों के बारे में बात करें, ठीक है। केक गया गुम, केक लाए थे और वो गया गुम, केक गया गुम। तो कैसे केरल, कैसे कर्नाटक, कैसे गया, कैसे गोवा हो जाएगा गया से, और कुछ गुजरात हो जाएगा, मैं से महाराष्ट्र हो जाएगा। केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये इस तरह से राज्य हैं। 4 इधर हैं, 5 राज्य इधर हैं। एक अगला है अपना दक्षिणी पठार, यानी कि दक्कन का पठार। ये देश का प्राचीनतम भूभाग है। हमारे देश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है, दक्षिणी पठार है, दक्कन का पठार। निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला जो लावा है ना, उससे पठारी क्षेत्र है, तो लावा से निर्माण हुआ होगा, ये तो हम समझ रहे हैं। क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसकी जितना क्षेत्रफल, इसका भी विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान, है ना, ये वाला पोर्शन आ जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान का। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ठीक है ना। ये सारे क्षेत्र जो है यही है पूरे पूरे। ऊंचाई के बारे में बात करें, औसत ऊंचाई 600 मीटर है। कितनी है भाई, 600 मीटर, 600 मीटर ऊंचाई है। इसमें कई उपवर्ग हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का पठार, मैसूर का पठार, रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार, ये सारे इसके अंदर पठार आएंगे, ठीक है ना। उपभाग हो गए इसके पठार हैं। प्रायद्वीपीय पठार में प्रचुर खनिज भंडार पाए जाते हैं भाई। पठारी क्षेत्र तो वहाँ पे खनिज तो काफी मात्रा में मिलेंगे, जैसे अरावली में भी तो मिलते हैं ना, उस तरह से। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कौन कौन से खनिज मिल सकते हैं इसमें। लोहा, अयस्क, सोना, चांदी, यूरेनियम, ये सारे महंगे हैं, धात्विक खनिज मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे आगे
इस पठार में काली मिट्टी जो कपास के लिए काफी उपयुक्त होती है वो मिट्टी पाई जाती है। कोई पठारी क्षेत्र होगा जैसे राजस्थान के अंदर जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है वहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र होता है पूरा। यहाँ बहुमूल्य मानसूनी वन मिलते हैं आपको, मानसूनी वन ही मिलेंगे यहाँ पे पठारी क्षेत्रों में। इसके अलावा बात करें कौन कौन से वन मिलते हैं तो सागवान, शीशम, चंदन कितने महंगे हैं ये देख लो आप। शीशम भी बहुत महंगा होता है, सागवान भी और चंदन भी, है ना, कई लाखों के पेड़ जाते हैं ये। पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पे इंपोर्टेंट पर्यटन स्थल जैसे एमपी के अंदर पंचमढ़ी, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, है ना, उड़द मंडली, ऊटी देखा आपने तमिलनाडु के अंदर दक्षिण राजस्थान में, तो ये सारे यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल भी हैं। इसके अलावा दोस्तों पांचवा जो पार्ट है वो है समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, है ना भाई। देखो समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह निर्माण कैसे हुआ, नदियों एवं समुद्र की क्रिया से, है ना। दक्षिण के पठार के दोनों ओर तटीय मैदान है जिसे दो भागों में बांटा गया है, क्लियर है, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो यहाँ पे याद रखिएगा 5वें नंबर का है ये। निर्माण हमने देख लिया नदियों और समुद्र की क्रिया से हुआ है। इसके अलावा दक्षिण के पठार के दोनों ओर तटीय मैदान है ना, जिसे दो भागों में बांटा गया। वो दो भाग कौन कौन से, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। देखिए ये देख सकते हैं आप, पूर्वी और ये पश्चिमी। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट है हमारा दोस्तों पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान नंबर 1। देखते हैं विस्तार कहाँ है, खंबात की खाड़ी गुजरात से लेकर के कुमारी अंतरिक्ष तमिलनाडु तक पश्चिमी तटीय मैदान हो गया। ये देख लीजिए आप, खंबात की खाड़ी गुजरात, यहाँ से लेकर के दोस्तों हम बात करें काठियावाड़ तटीय मैदान आ जाएगा, कोकण तटीय मैदान आ जाएगा, मालाबार तटीय मैदान। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तटीय मैदान है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है, काठियावाड़ तटीय मैदान, कोकण तटीय मैदान और मालाबार तटीय मैदान। 3 पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का। तो खंबात की खाड़ी गुजरात से शुरू हो रहा है और कुमारी अंतरिक्ष तक यहाँ तक ये पार्ट है ना। और इसकी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई कितनी है 64 किलोमीटर। अगर लंबाई पूछे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो कितनी है 1600 किलोमीटर, ठीक है 16 किलोमीटर होगी। अधिकतम ऊंचाई अगर आपको पूछे इसकी एवरेज हाइट तो गाइस 180 मीटर, समुद्र तल से एवरेज हाइट कितनी है इसकी 180 मीटर है। प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, मांडवी और पेरियार, ये यहाँ की प्रमुख क्या है भाई, नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं यहाँ की। ये नदियों को आप याद रखोगे, क्लियर। अब देखो पश्चिमी तटीय जो मैदान है इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे शो किया है मैप के अंदर 3, तो इनको देख लेते हैं। एक तो सौराष्ट्र तट गुजरात का तट ही है, काठियावाड़ के अंदर ही आता है, यहाँ तक सौराष्ट्र तट हो गया, ये नीचे मतलब ये क्षेत्र में ये सौराष्ट्र तट हो गया। इसके अलावा कोकण तट, महाराष्ट्र और गोवा का तट जो है ये कोकण तट कहलाता है, ये देखिए यहाँ पे। इसके अलावा कन्नड़ तट ये नीचे आ जाएगा, मालाबार तटीय मैदान के जस्ट ऊपर ये कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है और ये मालाबार का ही पार्ट है वैसे इसको माने तो 4 भाग बताए गए हैं यहाँ पे इस बुक के अंदर, ये हो गए। इसके अलावा इधर देख लीजिए आप, जो पश्चिमी तटीय मैदान है ना इसको भी कुछ भागों में बांटा गया, जैसे उत्तरी सरकार तट मैदान है ना, नीचे कोरोमंडल तटीय मैदान आता है नीचे वाला, ऐसे करके। ये आंध्र तटीय मैदान आ जाता है यहाँ पे, आंध्र तटीय मैदान, उत्कल तटीय मैदान ऊपर वाला, इधर वाले को ऐसे नामों से जाना जाता है। ये देखिए काठियावाड़ तट, कोकण तट, दमन गोवा से लेकर के कोकण तट हो गया, गुजरात के यहाँ से गुजरात शुरू होता है वहाँ से लेकर के दमन तक काठियावाड़ तट हो गया। इसके अलावा गोवा से लेकर के फिर कर्नाटक तक केंद्र तट हो गया, पश्चिम घाट वाला। इसके अलावा कर्नाटक से लेकर केरल तक मालाबार तट हो गया, ऐसे याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश से लेकर के यहाँ तक केरल के थोड़ी तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जो तट है उसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल से लेकर यहाँ तक उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, डेल्टा क्षेत्र में आता है, उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट वाली जो पहाड़ियां हैं वो सारी इसमें आएंगी, पूर्वी घाट वाली। ये पश्चिमी घाट वाली पहाड़ियां सह्याद्री पर्वत के बारे में हमने बात करी थी, इसका नाम से जाना जाता है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां यहाँ पे हैं, पूर्वी तटीय मैदान हो गया ये पूरा। तो ऐसे करके ये मैप है बहुत ही शानदार, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सब्सक्राइब का बटन भी दबा सकते हो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब का बटन तो दबाओगे तो आपको और आगे हेल्प कर पाएंगे हम आपके लिए, और क्लासेस ला पाएंगे। ऐसे कंप्लीट क्लास ही मिलेगी आपको इस चैनल के ऊपर, ऐसे टॉपिक वाइज नहीं मिलेगी, पूरी कंप्लीट बुक एक साथ मिलेगी। मे भी हो सकता है टाइम लग जाए, 10 दिन का टाइम लग जाए आने वाले टाइम में, 5 दिन का लग जाए, 6 दिन का लग जाए, नेक्स्ट बुक आने में भी पूरी बुक को तैयार करने में टाइम लगता है दोस्तों। और वो टाइम हम आपको दे रहे हैं, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, उतनी जल्दी क्लास आपकी नेक्स्ट आ जाएगी। इसी तरह के बेहतरीन नोट्स। चलो यहाँ के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बात करें अपन तो कांडला, मुंबई, मार्मागोवा, मंगलोर, कोचीन इत्यादि हैं, ये प्रमुख बंदरगाह हैं। प्रमुख कृषि फसलों की बात करें तो नारियल फसल, चावल, सुपारी, केला, गरम मसाले, ये काफी जो अवेलेबल है व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत आती हैं सारी। तटीय लैगून झीलें कौन कौन से, ये पूछ सकता है हमें, अलग अलग से पूछेगा प्रश्न यहाँ से। तो वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, ये 2 झीलें भी याद रखना आप, जो दे रखिए कम से कम बुक में, वो तो हमें याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करें पूर्वी समुद्र तटीय मैदान की, पश्चिम की बात करी, अब पूर्वी समुद्र तटीय मैदान की बात करते हैं। इसका विस्तार गंगा मुहाना पश्चिम बंगाल से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तमिलनाडु तक है ना, देख लिया गंगा मुहाना यहाँ पे पश्चिम बंगाल से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक इसका विस्तार हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, चौड़ाई 16 से 180 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर चौड़ाई 180 किलोमीटर तक यहाँ पे जाती है ये, 15 यहीं पे हो जाती है, कहीं पे नीचे ऐसे करके कम ज़्यादा, वो आप इसमें कोई वाली बात नहीं है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं ना वो है महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। देखो ये नदियों से कई नदियां ऐसी हैं जो पूर्वी घाट की भी हैं और पश्चिमी घाट की भी हैं, दोनों की भी हैं, तो ऐसे इनके अंदर आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक। आगे चलते हैं। पूर्वी तट को 2 भागों में बांटा जाता है दोस्तों, कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है पूर्वी तट को। एक तो उत्तरी सरकार तट और एक कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट उत्तरी भाग का है और कोरोमंडल तट दक्षिण भाग का है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर वाले मैप के अंदर अच्छे से हमने देखा था, ये जो चीज थी इसको आप एक बार और देख लीजिए। उत्तरी सरकार तट तो कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंध्र प्रदेश तक, ये उत्तरी सरकार तट उत्तर वाला हो गया, उत्तरी से उत्तर याद कर लेना। और ये पूर्वी तटीय मैदान आपका हो गया है, आपका जो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक, ये कोरोमंडल तट हो गया, क्लियर यहाँ तक। आगे चलते हैं, देखिए तटीय लैगून झीलें, तटीय लैगून झीलें कौन कौन सी यहाँ पे, चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, ये 3 झीलें आप याद कर लेना। कौन कौन से ये, चिल्का, पुलिकट और कोलेरू झील, ये तटीय लैगून झीलें हैं जो किसमें है, आपके पूर्वी मैदानी जो पूरी तटीय मैदानी भाग है यहाँ पे पूरी तट के अंदर आती हैं तीनों की तीनों। प्रमुख बंदरगाह यहाँ पे कौन कौन से हैं, बंदरगाह भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पूरी तट के बंदरगाह चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और तूतीकोरन, ये बंदरगाह भी आपको याद करने हैं, चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम और तूतीकोरन। इसके अलावा दोस्तों मैं देखता हूँ द्वीप समूह भारत के पूरी तट के ऊपर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी यही है पूरी बंगाल की खाड़ी वाला पार्ट है, ये अरब सागर वाला पार्ट है। तो पश्चिमी तट के ऊपर अरब सागरीय द्वीप समूह है, देश के अधिकांश द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल खाड़ी में भारत के अधिकांश द्वीप समूह बंगाल खाड़ी में मिलेंगे। द्वीप समूह ऐसे होते हैं छोटे छोटे द्वीप समूह, ये समुद्र के अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पे कई द्वीपों के ऊपर लोग रहते नहीं हैं, कई बड़े थोड़े द्वीप होते हैं वहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पमन द्वीप समूह, हेयर, पारीकुंड, श्रीहरिकोटा, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, धनुषकोडी, ये भारत के प्रमुख द्वीप समूह है। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, तो नीचे वाला निकोबार है उसका बिल्कुल दक्षिण पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, तो ये भारत का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है। स्थलीय भूमि का नहीं, भारत का स्थलीय भूमि का तो मैंने आपको कन्याकुमारी बता रखा है। तो ये हो गया, आप देखते हैं देखो यहाँ पे ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, ऐसे 3 भाग है। जैसे अरावली के 3 भाग है ना, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, ऐसे यहाँ पर भी 3 भाग हैं, है ना, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान। तो देखो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में, और ये लगभग 205 द्वीपों को समाहित किया हुआ है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के अंदर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर 205 द्वीप हैं, 205 द्वीप, ये वाला पार्ट है ये 205 द्वीप ऐसे हैं छोटे छोटे, इनको काउंट करके हम देखें तो 205 होते हैं ये। इसके अलावा प्रमुख जो इंपोर्टेंट द्वीप है ना, जो पूछे जा सकते हैं हमसे बड़े द्वीप, वो देखिए एक तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, 3 तो हमने देख लिए, 3 तो इजीली याद हो जाएंगे। इसके अलावा बारातंग, स्टैलैंड और निकोबार द्वीप समूह है, तो निकोबार से याद कर लेना, और एक बारातंग और स्टैलैंड, ये 2 नए नाम हो सकते हैं आपके लिए, तो ये 2 आप याद कर लेना। इसके अलावा हम बात करें निकोबार द्वीप अंडमान से 148 किलोमीटर दक्षिण में है। अंडमान और निकोबार देखते हैं ना, जैसे
ये निकोबार द्वीप समूह हो गया, नीचे नीचे दक्षिण के अंदर। भाई उत्तर वाला तो अंडमान हो गया और नीचे वाला निकोबार। ठीक, आगे देखिए, इन द्वीपों के उत्तर में कार निकोबार, मध्य को कांगोटा और कानकाउरी और दक्षिण को ग्रेट निकोबार कहते हैं। इनके अलग अलग नाम भी हैं। उत्तर में कार निकोबार कहलाता है जो उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान जो है उसको कामोटा कहते हैं, इसके अलावा दक्षिण अंडमान जो है कामोटा और तानकाउरी कहते हैं मध्य अंडमान को, दक्षिण अंडमान जो है उसको दक्षिण अंडमान को ग्रेट निकोबार कहा जाता है, ग्रेट निकोबार। तो ये अलग से प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। इन द्वीपों को हिमालय पर्वत श्रृंखला के भाग ही माना जाता है, ठीक है भाई, ये जो द्वीप है इनको हिमालय पर्वत श्रृंखला के भाग ही माना जाता है। इस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी भाई? पोर्ट ब्लेयर। तो राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की बात होगी, अब लक्षद्वीप को देखते हैं। देखो इसका मतलब होता है 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है? लक्ष लाख होता है, 1 लाख। स्थिति कहाँ है? अरब सागर के अंदर। प्रवाल और मुंगे के द्वीप है ये, मतलब सफेद सफेद कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगे। नारियल के वृक्ष यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, है ना। लक्षद्वीप के प्रमुख द्वीप एक तो कवरती जो कि इसकी राजधानी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरती। मिनिकोई सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकोई। और पीती, चेरबानियानी और एग्रोट, ये द्वीप है यहाँ के प्रमुख द्वीप लक्षद्वीप समूह के। तो ये देखिए, ये लक्षद्वीप समूह का ही है। मिनिकोई ये देखिए जो कोचीन है ना, कोचीन बंदरगाह, यहाँ से लक्षद्वीप समूह के जो मिनिकोई है 398 किलोमीटर दूर है। ये मैंने आपको इनकी किलोमीटर के अंदर भी देख सकते हो आप, है ना। काल्पेनी 287, कावरती जो इसकी राजधानी 404 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप ही है सारा का सारा कंप्लीट, अलग अलग द्वीप लक्षद्वीप के अंदर। अगाती 459, अमिनी, है ना, एंड्रोच देखा हमने, कालमैट, ये सारे हैं यहाँ पे, किल्टन, चितलत, बिट्रा, बेंगारम, ऐसे करके ये द्वीप समूह है यहाँ पे। लक्षद्वीप ही है ये पूरे के पूरे, लक्षद्वीप का ही पार्ट लक्षद्वीप में आते हैं। जैसे भारत के अंदर अलग राज्य है ना, वैसे लक्षद्वीप के अंदर ये द्वीप समूह है, द्वीप है, समूह, छोटे छोटे द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। अब देखते हैं भारत की यहाँ तक बात होगी, अब राजस्थान का परिचय देख लेते हैं, फिर दूसरा टॉपिक शुरू होगा। जैसे जलवायु होगा तो भारत की जलवायु देखेंगे, राजस्थान की जलवायु देखेंगे, अलग अलग से मृदा सब चीजें आएंगे इसमें, सारा कंप्लीट आएगा। देखिए भारत के उत्तर पश्चिम स्थित है। पहली बात तो राजस्थान किधर स्थित है? भारत के क्षेत्र में स्थित है, तो उत्तर और पश्चिम, यहाँ पे उत्तर पश्चिम स्थित है भारत के राजस्थान। ठीक, देखिए मैं कोई भारत का मैप लेता हूँ, उसमें बताता हूँ आपको। भारत का मैप भी सारा वैसे आ रहा है, ये देखो राजस्थान यहाँ पे है, ये राजस्थान है ना। तो उत्तर और पश्चिम ये दो दिशाओं के अंदर, मतलब ना ही तो पूरा तरीके से उत्तर में है, ना ही पूरी तरीके से पश्चिम में है, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर है। आकृति को लेकर यहाँ पे बताया गया कि पतंगाकार आकृति है इसकी आकृति पतंग के समान है, इसकी आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। देखो अलग अलग कोण है ना, विषम अलग अलग कोण चतुर्भुज 4 कोण है। ठीक, चलो तो अक्षांश विस्तार और देशांतरी विस्तार है ना। तो देखो अक्षांश विस्तार की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो 2, 3 और 3, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ पे चलिए 1, देखो सबसे पहले क्या आता है 0, 0, 1, 2 और 3, 30 डिग्री 12 मिनट, ऐसे याद कर लेना इसको, है ना। 1, 2, 0, 1, 2, 3 ऐसे याद हो जाएगा। उत्तरी अक्षांश हो गया कितना से कितना? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया। फिर उसके बाद में देखो आप आगे चलते हैं, तो देशांतरी विस्तार देखते हैं। देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कईयों को प्रॉब्लम हो जाती है इसको याद करने में। देखो सिंपल है, कैसे सिंपल? 6 लिख दो, इधर 6 लिख दिया, इधर 7 लिख दो, 7 लिख दिया, ठीक है सर। अब यहाँ पे 8 लिख दो, यहाँ पे 9 लिख दो। देखो कितना आसान हो गया ना। 69 डिग्री याद होने के बाद में आपको 30 मिनट याद नहीं होगा, 17 मिनट याद हो जाएगा। बताओ कितना आसान हो गया ना याद करना इसको, है ना। एक तो बात ये हो गया। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की, तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो है वो 869 किलोमीटर है, ठीक है ना भाई। पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, है ना। तो कर्क रेखा की दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उसको कर्क रेखा बोला जाता है, ठीक है। राज्य के दक्षिण से ऊपर गुजरती है। दक्षिण से ऊपर कहां से? ये देखिए ये जा रही है कर्क रेखा, ये ऐसे करके कर्क रेखा राजस्थान के एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है और डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए निकलती है। टोटल डूंगरपुर में 1 किलोमीटर, बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर, राजस्थान में टोटल 26 किलोमीटर की लंबाई है कर्क रेखा की 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, ठीक है। सूर्य 21 जून को यहाँ पे बिल्कुल सीधा चमकता है। अगर बांसवाड़ा में हो 21 जून को तो आपको आपकी परछाई बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, ठीक। चलो तो राजस्थान की लंबाई की बात करें 826 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी? पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर, ये हमने देख लिया। राजस्थान का फिर देखते हैं क्षेत्रफल, है ना। तो राजस्थान का क्षेत्रफल देखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है। सिंपल है, सब कुछ याद होगा, तो ये आसान सी बात होगी। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं राज्य का क्षेत्रफल देश का कितना परसेंट है ना। तो यहाँ पे 4.1 दे रखा है, 4.3 दे रखा है, वैसे 1 आना चाहिए क्योंकि हमारे तो 1 ही आएगा, एनसीईआरटी में 4.3 आ रहा है, कोई नहीं, 10.41%, ठीक है। इसके अलावा बात करें क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है ना। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य जो है ना वो वाला दोस्तों अलग, उसी टाइम से राजस्थान पहला राज्य बन गया था, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पश्चिम से पाकिस्तान, पश्चिम के अंदर 1070 किलोमीटर, पाकिस्तान से जो पश्चिम हो रही है ना ये सीमा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितनी है? 1070 किलोमीटर। और यहाँ से लेकर के ये ऐसे हम आते हैं तो ये 4850 होती है। टोटल मिलाते हैं राजस्थान की जो सीमा ये होती है 5920 किलोमीटर टोटल, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भी आ गई और अंतर्राज्य भी आ गई। इसके अलावा हम आगे बात करें नाम क्या इस रेखा का? रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान के साथ में टच में है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है राजस्थान की? 6,45,48,437 व्यक्ति हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 6.85 भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 80 भी आ सकता है, 6.85 भी आ सकता है। जनसंख्या घनत्व कितना है राजस्थान का? सिंपल है, 200 विधानसभा सीटें हैं, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद कर लेना। राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 है और ये भी 200। वर्तमान में राजस्थान प्रशासनिक दृष्टि से 7 संभागों के अंदर विभाजित है ना। 33 जिले हैं, 244 तहसीलों के अंदर राजस्थान विभाजित है। हालांकि ये डेटा चेंज होते रहते हैं लगभग 2-4 साल में, तो आप इनसे अपडेटेड रहिएगा हमेशा। यहाँ तक बातें हो गई। संभाग कौन कौन से एक बार देख लेते हैं अपन। जयपुर संभाग जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा, जोधपुर क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर सबसे छोटा है। तो देखिए हम आगे बात करते हैं यहाँ पे जो संभाग है उनके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। जैसे जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग में जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है, पाली आता है, बाड़मेर आता है, जालौर आता है, सिरोही आता है। एक तो जोधपुर संभाग है और एक है उदयपुर संभाग। जोधपुर उदयपुर दो बड़े संभाग है जहाँ पे 6 जिले आते हैं, 2 ही 6 जिलों वाले और नहीं है ना, तो इसको आपको याद करना है। इसके अलावा देखिए आपको सिर्फ उदयपुर में 6 जिले कौन से हैं तो देख लीजिए, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 3, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद 6 हो गए, 3 और 3 6। इसके अलावा कोटा संभाग है तो कोटा में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, आड़ू वाला पार्ट है, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। इसके अलावा अजमेर संभाग की बात करें 4 जिले आते हैं, अजमेर खुद, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। इसके अलावा भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर। इसके अलावा जयपुर संभाग की बात करें, जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, कौन कौन से? जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अलवर और दौसा। इसके अलावा बीकानेर संभाग इसमें 4 जिले आते हैं, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ऐसे करके दोस्तों 7 संभाग हैं राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है, 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का। धौलपुर सबसे छोटा जिला राजस्थान का, इसका क्षेत्रफल 0.89% है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का,
34 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा जिला सबसे पश्चिम में है, सबसे छोटा जिला सबसे पूर्व में है, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, राजस्थान की भूदृश्य। भूदृश्य क्या क्या राजस्थान में मिलता है हमें? पर्वत मिलेंगे, पठार मिलेंगे, मैदान मिलेगा, रेगिस्तान मिलेगा, सब चीजें मिलेगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग 33 सागर का विस्तार है। पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग जो है अधिकांश, ये वाला जो पोर्शन है 33 सागर का ही भाग है पूरा का पूरा, अरावली के पश्चिम में और उत्तर में पूरा 33 सागर। नेक्स्ट, खारे पानी की झीलें इसलिए तो पाई जाती है 33 सागर के कारण। तो 33 सागर के अवशेष सांबर, डिडवाना, पचपदरा, लूणकरण, खारे पानी की झीलें सारी हैं। गोंडवाना लैंड भूभाग जो है ये अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए सिंपल है, जी से याद करते हैं, जीटी से। जी का मतलब गोंडवाना लैंड और टी का मतलब 33 सागर, गोंडवाना लैंड। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है ना, कौन कौन से? एक तो थार का मरुस्थल, एक है पूर्वी मैदानी प्रदेश, एक है अरावली और एक है हाड़ौती। देखो अब ये जो दो है ना, थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये तो दोस्तों है 33 सागर के अवशेष। भाई सागर सूखा मैदान बन के खारे पानी की झीलें वगैरह मिल गई। अरावली और हाड़ौती पठारी प्रदेश, तो ये दोनों गोंडवाना लैंड के भाग है, गोंडवाना लैंड के भाग है दोनों के दोनों। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर भाई? आगे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला जो है ना, ये प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है विश्व की, है ना, और वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला, मतलब कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है, ऐसे छोड़ छोड़ के है, लगातार नहीं है, बिल्कुल समानांतर। अरावली पर्वतमाला राज्य की मुख्य जलविभाजक रेखा है ना, इससे मतलब जलविभाजक रेखा, इधर तो अरब सागर में जाने वाली नदियां हो जाती हैं, इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हो जाती हैं, इधर से ऐसे जलविभाजक रेखा हो गई है। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान में मिलने वाली भौतिक विभिन्नताओं के आधार पर इसे निम्न 5 भागों में बांटा जा सकता है राजस्थान को। देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्धशुष्क प्रदेश, जिसके अंदर मरुस्थल जो है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो मरुस्थल है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक है अर्धशुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल वाला पार्ट ये वाला है, आपको दिख रहा है, और अर्धशुष्क मरुस्थल वाला ये वाला पोर्शन है, ये गदर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, है ना, और ये नागौर सुगम प्रदेश, लूनी बेसिन, ये सारा आता है इसमें। इसके अलावा फिर आता है अरावली, तो ये अरावली वाला पर्वतीय प्रदेश है। इसके अलावा पूरी मैदान, ये मैदानी प्रदेश है, नदियों वाला, हरियाली दिख रही है आपको। फिर ये है आपका हाड़ौती का पठारी प्रदेश, विंध्यन कगार, ये यहाँ पे फैला हुआ पूरा, यहाँ से यहाँ तक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जीबीएफ। चलो, तो 5 भाग जो है ना, ये देखते हैं। एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक अर्धशुष्क, इसको आप शुष्क प्रदेश भी बोल सकते हो, बहुत कम बारिश होती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये मैंने आपको मैप में बता दिया है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को देखते हैं। तो ये है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल पश्चिम में इधर वाला पार्ट कंप्लीट थार का मरुस्थल है। तो उत्तर में चपन का मैदान है ये, फिर ये बांगड़ प्रदेश आता है, बांगड़ प्रदेश, पाली, नागौर और ये शिखर झुंझुनू वाला पार्ट है। अरावली के पश्चिम में पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, ये लूनी बेसिन है यहाँ पे, और ये शुष्क मैदानी प्रदेश है, शुष्क मरुस्थल, सॉरी, ठीक है। तो ये आकार में सबसे बड़ा प्रदेश है राजस्थान का, है ना। अगर हम क्षेत्रफल में देखें तो सबसे बड़ा है राजस्थान का, 2/3 क्षेत्रफल इसी के अकॉर्डिंग आता है। 61.11% तो क्षेत्रफल है और 40% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की, ठीक है। तो सबसे बड़ा हो गया, और जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पे है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की 39% जनसंख्या कुल राजस्थान की, लेकिन इसकी 1% ज्यादा है। इस प्रदेश को पश्चिम से पूर्व की ओर 3 समानांतर पेटियों में बांटा जा सकता है। पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे? मरुस्थली, बांगर और राही, ऐसे 3 प्रदेश हैं ये, ठीक। तो आगे देखते हैं। मरुस्थल में बालू के स्तूपों की अधिकता, बांगर प्रदेश है, रेतीली मिट्टी है, इसके मैदान है, राही बाढ़ के मैदान है, ये ऐसे करके, जो कि छोटी नदियों से बने होते हैं। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 300 मीटर, 300 मीटर औसत ऊंचाई इसकी, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। क्लियर है? आगे चलते हैं। पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है इसकी पूर्वी सीमा, और बताते हैं आपको मैप में। यहाँ बालू के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, ये इधर से उधर जाते रहते हैं हवा के स्थान पे। स्थानीय भाषा में इन टीलों को धोरे कहा जाता है, धोरे, धोरे या धरियन। इंदिरा गांधी नहर पश्चिम राजस्थान की जो मरुस्थल है उसकी जीवन रेखा कहलाती है। तो अब देखिए 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कौन सी है? देखो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर। लेकिन 25 सेंटीमीटर किसको 2 भागों में बांटती है? ये मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यूं और यूं। क्लियर है? शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर ही बनते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों अर्धशुष्क प्रदेश। कौन से प्रदेश? अर्धशुष्क। ये प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, अर्धशुष्क जो प्रदेश है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैले हुए हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे। औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर, ये वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये 450 मीटर औसत ऊंचाई होगी इसकी। इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो बनाती है पश्चिमी सीमा। ये देखो ये वाली, ये पश्चिमी सीमा होगी इस क्षेत्र की, इधर ही तो ना पश्चिम, तो ये हो गया। विस्तार क्षेत्र देखें, पाली, जालोर, सीकर, जोधपुर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, ये वाला क्षेत्र, है ना, ये वाला पूरा का पूरा एरिया है, इसी में आते हैं सारे जिले, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके अलावा राजस्थान में बांगड़, इसको बांगड़ भी कहा जाता है। अब बांगड़ कैसे? अरावली पर्वतीय प्रदेश के पश्चिम में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है उसको बांगड़ कहा जाता है। इसके अंदर पाली, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, चूरू नहीं आएगा, झुंझुनू, ये सब आते हैं बांगड़ में। इसके अलावा हम बात करें बांगड़ प्रदेश की हो गई है, इसके उप प्रदेश लूनी बेसिन, शेखावाटी क्षेत्र, नागौर भूमि, गदर मैदान, ये मैंने आपको बता दिया। गदर मैदान ये हो गया, शेखावाटी क्षेत्र ये हो गया, नागौर भूमि होगी, लूनी बेसिन ये हो गया, ऐसे करके ये क्षेत्र है, ठीक। आगे चलते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात करते हैं नंबर 3 पे। तो देखिए इसको आटा वाला पर्वत भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर राजस्थान में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आटा वाला पर्वत भी कहते हैं इसको। इसका विस्तार है खेड़ब्रह्म गुजरात से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक, जैसे गुजरात के खेड़ब्रह्म से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक ये फैली हुई है, ऐसे करके अरावली पर्वतमाला। 692 में से 550 किलोमीटर राजस्थान में है, टोटल 80% राजस्थान के अंदर है। ये राजस्थान के अंदर 13 जिले आते हैं इसके अंदर, और इसको 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अरावली के बारे में और डिटेल से बात करेंगे। 692 किलोमीटर टोटल है, 550 राजस्थान में 80%, और दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूर्व। देखो दिशा आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो गुजरात से शुरू हो रही है ना, इसकी जो जड़ है ना वो अरब सागर से शुरू होती है। तो अब देखो इधर से शुरू हो रही है, तो ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम से शुरू हो रही है और किधर जा रही है? ये उत्तर है, ये पूर्व है। तो उत्तर पूर्व में जा रही है ना, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। ये ऐसे आपको विस्तार को ध्यान में रखना है। इस दिशा में ऊंचाई जो है ना वो भी कम हो जाती है, मतलब इधर से हम इधर चलेंगे ना तो ऊंचाई भी कम होती जाती है। आप यहाँ पे देखोगे दक्षिण राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटियां भी है ना। बाकी हम देखें तो उत्तर में बहुत कम ऊंची चोटियां भी हैं। यहाँ पे 1722, यहाँ पे 1055। उत्तरी अरावली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, 1055 मीटर है। आगे चलते हैं। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, जो दक्षिण अरावली में है, और उत्तरी अरावली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ शिखर में है, 1022 मीटर। तो उत्तर में जाएंगे ना हम, दक्षिण से उत्तर में, तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। सिरोही जिले में है ये गुरु शिखर, यहाँ पे। नेक्स्ट गुरु शिखर हिमालय में नीलगिरी के मध्य में है ना, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने, आपको पता हो, किसी ने पूछ लिया आपसे, कोई पूछ ले कि बताइए अरावली पर्वतमाला को संतों का शिखर किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को, राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसके बारे में बात करें। अरावली पर्वतमाला को उप भागों में बांटा जा सकता है, जैसे उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां, मध्य अरावली, मेवाड़ की पहाड़ियां, बोराट का पठार या फिर आबू पर्वत, ये सारे क्षेत्र में। वैसे बेसिकली इसको 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में बात करते हैं। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन सा है? ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र ये पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो देखिए पूर्व में फैला हुआ राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से पता लग रहा है। इसके अंदर मुख्यतः चंबल बेसिन, निम्न भूमि, बनास और माही बेसिन शामिल है। मतलब नदियों वाला क्षेत्र तो चंबल और बनास मुख्य नदियां हैं यहाँ की, ठीक है। और दोनों ही बंगाल खाड़ी का पार्ट है। चंबल बेसिन में बाढ़ के मैदान, नदी, कगार, बीहड़ भूमि और ये सब सरिताएं वगैरह मिल जाएंगे आपको, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं।
प्रवाह के दौरान होने वाली जो घटनाएं हैं वो है यहाँ पे बनास बेसिन को दो भागों में बांटा जाता है, मालपुरा करौली का मैदान और मेवाड़ का मैदान। ये बनास बेसिन है। वैसे मैं आपको अलग से राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर ये सभी बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा। आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, है ना भाई। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस चैनल के ऊपर दोस्तों पहला वीडियो है, और अगर आप पहले वीडियो को प्यार दोगे ना, आपका सपोर्ट दोगे, 100% दोगे, तो यकीन मानिए आपके लिए स्टडी को बहुत आसान बना दिया जाएगा। और जब आप एग्जाम में पेपर देके आओगे ना, तब आपको लगेगा यार वाकई में हमने बहुत अच्छी जगह से स्टडी करी है और आज हमें उसका रिजल्ट मिला है। हम आपका टाइम ले रहे हैं और टाइम ले रहे हैं तो आपको बहुत बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं। ये टाइम आप यहाँ पे दे रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आपका बिल्कुल भी एक सेकंड भी खराब नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये चीज तो आप इतनी क्लास लेकर आए हो इतनी आगे, तो कम से कम ये चीज तो आप जान गए होंगे कि टाइम तो बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा है आपका। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो शेयर एक जरूर है कि आपके जितने भी दोस्त हैं तैयारी करने वाले, उन सबको शेयर जरूर कर देना क्लास को, उनको भेज देना इसको कि भाई ये क्लास आपको जरूर देखनी है और चैनल को आगे से आगे पहुंचाना है, जल्दी से बढ़ाना है आगे। सब्सक्राइब लाइक आपका जरूरी है। चलिए, प्रमुख नदियां। मध्यमाई मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है, ठीक है। ये हम बात करेंगे। मध्यमाई मैदान जो है ये वाला मैदान है, ये ऐसे माई नदी ऐसे बहती है राजस्थान खादू के पास से प्रवेश करती है माछवाड़ा के अंदर और फिर वापस से दक्षिण में चली जाती है। करके दो बार काटती है माई नदी। माही और बनास प्रमुख नदियां हैं दक्षिण राजस्थान की बात करें। यहाँ पे दक्षिण में तो माई नदी और मध्य में बनास नदी, तो मध्य माही बनास मैदान हो गया ये, ठीक है। इस तरह से एनसीईआरटी में इस तरह से है यहाँ पे लिखा हुआ, हालांकि ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। और दक्षिण पूरी पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार, है ना, पांचवा है अपना लास्ट, ये देखिए यहाँ पे ये वाला। चलो, तो 12 बूंदी कोटा और झालावाड़, कोटा बूंदी 12 झालावाड़ मुख्यतः आते हैं। चलिए, मिट्टी काली उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। प्रमुख नदियों की बात करें तो चंबल नदी इसकी प्रमुख नदी है ना। चंबल नदी पर भैंस रोड के पास में एक प्रसिद्ध चूल्हा जलप्रपात बना हुआ है राजस्थान का। चूल्हा जलप्रपात ये है इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना, और ये राजस्थान में बना हुआ है ना। आगे चलते हैं। चूल्हा जलप्रपात मतलब ऊंचाई से कोई पठारी क्षेत्र से गिर रही है नदी, बहुत ऊंचाई से नीचे, तो वो बनता है चूल्हा जलप्रपात कहलाता है। वो भैंस रोड बिजोलिया के मध्य के पठार को कहते हैं ऊपर माल का पठार। ये ऊपर माल याद रखना, 2 बार आ चुका है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी पठार प्रदेश में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां भी हैं। मुकुंदरा हिल्स, है ना, ये यहाँ पे है, और बूंदी की पहाड़ियां बूंदी में है। बूंदी हिल्स के नाम से जाना जाता है। आधे श्रेणी में फैली हुई है ये, ठीक है। अब देखिए, ये राजस्थान और भारत के भौतिक प्रदेश जो थे ना, उनका कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों ये जो क्लास है ना, ये 9th क्लास की पूरी ज्योग्राफी तो है, लेकिन एक बात और है इसके अंदर, खास बात मैं आपको बताऊं, वो ये है कि ये बेस्ट रिवीजन नोट्स भी हैं आपके, बेस्ट रिवीजन नोट्स, बेहतरीन। और इनको बनाने में ना दोस्तों पूरे 13-14 दिन लगे मेरे को, पूरे 13-14 दिन तक मैं 4 से साढ़े 4-5 घंटे तक सोया हूं 24 घंटे में, तब जाकर के ये नोट्स तैयार हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी मेहनत लगी होगी, और इस मेहनत को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं ये मेहनत आपके लिए की है मैंने, और ये जरूरी आपको। देखो, भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों, मानसूनी। राजस्थान की जलवायु कैसी है, मानसूनी। तो पहले हम भारत की जलवायु की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और फिर राजस्थान की। चलो देखो, तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, राजस्थान की भी मानसूनी है, ध्यान रखना। भारत की नदियों के अफवाह प्रवाह मार्ग की उत्पत्ति और बहाव के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। हालांकि नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जो भारत की नदियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी की, अरब सागर की और अंतर्प्रवाह की नदियां। अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। हिमालय की नदियां, उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो आ जाएंगी। तो भारत की नदियों में एक आएंगी प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत की नदियां, तीसरी आएंगी आंतरिक अफवाह की नदियां, मतलब जो नदियां अपना पानी समुद्र तक नहीं ले जा पाती हैं, वो आंतरिक अफवाह की होती हैं। बाकी हिमालय पर्वतमाला वाली होगी, प्रायद्वीपीय पठार वाली हो गई है। प्रायद्वीपीय पठार वाली नदियां अरब सागर में भी जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। ये वाली नदियां लगभग बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, सारी हिमालय पर्वतीय प्रदेश वाली नदियां। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं आगे यहाँ पे, ये भी कुछ जाती है वैसे। तो भारत की नदियां देखो, नॉर्मली हम देखें तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, तो है ना, और एक नदियों का जो पार्ट है वो है प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। अब हिमालय से और प्रायद्वीपीय भारत से तो आप समझ गए होंगे। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हमने पढ़ लिया, जो पठारी प्रदेश था पूरा त्रिभुज आकार वो था, और ये हिमालय, तो हिमालय वाली नदियां सबसे पहले पढ़ी, फिर प्रायद्वीपीय पढ़ा। अब यहाँ पे जो नदियां बहती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में देखो, मैंने आपको बताया था तो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ये नदियां इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 बड़ी नदी तंत्र है हिमालय से निकलने वाली नदियों में से। एक तो सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी तंत्र, तो ये एक बड़ा तंत्र है, जो हालांकि सिंधु नदी का ज्यादा पार्ट भारत के अंदर है नहीं, पाकिस्तान को ज्यादा फायदा मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी है, एक गंगा नदी है, गंगा नदी का भारत के अंदर सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, तो एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, राइट। तो अब हम इनको देखते हैं। देखो, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, आप एक बार मैप देख लीजिए, नदियों का मैप है ना। सिंधु नदी ये वाली है, देखो एक बार सिंधु नदी बता देता हूँ, यहाँ से निकलती है कैलाश मानसरोवर झील से, और ये ऐसे बहती है, और ये यूं बह करके ये देखिए इंडस नदी के नाम से जानी जाती है आगे पाकिस्तान के अंदर। ये देखो, ये पाकिस्तान के अंदर जाती है, और फिर ये अरब सागर का पार्ट है, पूरे पाकिस्तान में बहती है। फिर यहाँ से सतलज, रावी, व्यास, ये नदियाँ इसके अंदर यहाँ पे जाती हैं। पंजाब आ गया, चंडीगढ़ आ गया, और एक तो ये नदी होगी इंपॉर्टेंट। गंगा नदी की हम बात करें तो ये गंगा नदी, ये देख लीजिए आप, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र ऐसे करके, है ना। तो ये कुछ नदियाँ इंपॉर्टेंट। चलो अब आगे चलते हैं। नंबर 1, उत्तर भारत की नदियाँ या फिर हिमालय की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ है वो हिमालय से निकल करके आती है ना, मैंने आपको बताया। तो अब देखिए हम इनको बात करते हैं यहाँ पे। तो ये नदियां नित्यवाही नदियां हैं, मतलब हमेशा बहती रहती हैं। नित्यवाही का मतलब हमेशा बहती रहती हैं। हिमालय की नदियों को 3 अफवाह क्रम के अंदर बांटा जा सकता है। जो हिमालय की नदियां हैं इनको 3 अफवाह क्रम में बांटा जा सकता है। देखिए कैसे, एक तो सिंधु नदी क्रम, है ना, इसके अंदर सिंधु और इसकी सहायक नदियां आएंगी, सतलज, व्यास, चिनाब, रावी और झेलम। ये नदियां यहीं पे हैं सारी की सारी। देखो, ये रावी नदी है, ये चिनाब है, ये झेलम है, और ये सिंधु मुख्य नदी है। सिंधु में ही मिलती हैं सारी नदियां। अब देखो आप यहाँ पे, ये चिनाब नदी है, चिनाब नदी ऐसे निकलती है यहाँ पे, चिनाब के अंदर झेलम नदी मिलती है, और चिनाब के अंदर रावी नदी मिल जाती है, ऐसे करके। और फिर ये चिनाब, रावी और झेलम मिलकर के क्या करती है, इंडस यानी कि सिंधु नदी मिल जाती है, तीनों की तीनों ऐसे होता है। ये सतलज नदी है, पंजाब से बहती है ना। तो ये हो गया। जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर का जल ग्रहण क्षेत्र है इनका। भारत के अंदर 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर का जल क्षेत्र है, और बाकी पूरा पाकिस्तान में। देख लो, भारत में तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में 8 लाख के आसपास है ना। आगे चलते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल देखते हैं अपन। तो सतलज नदी ये है, देखिए आप एक बार यहाँ पे दिख रही है आपको, ये सतलज नदी है, ये है ना। देखो, तो यहाँ पे राक्षस ताल झील है, कैलाश पर्वत हिमालय का ही पार्ट है। राक्षस ताल झील से सतलज नदी निकलती है। तो किस झील से सतलज नदी निकलती है भाई, राक्षस ताल। सतलज नदी पर रोपड़ पंजाब में भाखड़ा नागल बांध जो है ना वो स्थित है, ठीक है ना। सतलज नदी के ऊपर रोपड़ पंजाब में भाखड़ा नागल बांध स्थित है। झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर की राजधानी पर प्रसिद्ध पर्यटन नगर श्रीनगर बसा हुआ है। झेलम नदी के किनारे ये झेलम है, ठीक है, यहीं पे श्रीनगर। आगे चलते हैं। गंगा नदी क्रम दूसरा क्या है, गंगा नदी। पहला सिंधु हो गया, अब गंगा नदी देखिए। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है दोस्तों। किससे होता है, गंगोत्री हिमनद से। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड है। देखो ये गंगा नदी है, यहाँ पे देख लीजिए आप मैप के अंदर, बहुत बढ़िया तरीके से मैप लेकर के आया हूँ आपके लिए। यहाँ से यहाँ पे उत्तराखंड है ये, और यहाँ से उद्गम होता है इसका। गंगोत्री हिमनद है यहाँ पे, उत्तरकाशी जिला है, यहाँ से उद्गम होकर के ये देखिए, ये पूरी नदी यहाँ पे पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये पश्चिम बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी साइड नदियाँ सारी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी, सोन, बेतवा, यमुना, चंबल वगैरह। चंबल यमुना में मिलती है, यमुना फिर गंगा की साइड नदी है ना, ये ऐसे।
तो ये गंगा नदी मुख्य नदी होगी। अब है ना, इसका आपको पता लगे कि गंगा का उद्गम स्थान आपको याद करना है, गंगोत्री हिमनद से। जिला कौन सा? उत्तरकाशी राज्य उत्तराखंड। अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां मिलकर के देवप्रयाग के अंदर गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है भाई, गंगा जहां से निकलती है ना, वहां गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है इसको। आगे आकर के दो नदियां, दो जलधाराएं कौन कौन सी? एक तो अलकनंदा और एक भागीरथी। दोनों जलधाराएं जहां पर आकर के मिलती हैं, वहां से फिर आकर के नाम से जाना जाता है गंगा के नाम से। फिर एक नदी बनती है, यहां से गंगा कहलाती है। कहां से? देवप्रयाग से। क्लियर है? तो ये देवप्रयाग यहाँ पे। आगे चलते हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो यमुना, चंबल, बेतवा, केन, है ना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोन। ये सारी नदियां मैंने आपको बता दी। यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये जितनी भी नदियां आपको दिख रही हैं गंगा की सहायक नदियां सारी। जैसे ये गोमती नदी होगी, घाघरा होगी, गंडक होगी, कोसी होगी, है ना, और ये सोन हो गई है, बेतवा हो गई है, यमुना हो गई है। ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, चलो। गंगा फरक्का के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसे यहाँ पे पद्मा के नाम से जाना जाता है। फरक्का के पास में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ पे इस क्षेत्र में। ठीक है, फिर बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है इसको? पद्मा के नाम से। और ये ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे मिलकर के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ये दोनों नदियां। फिर चलते हैं, गंगा की सबसे बड़ी और प्रमुख सहायक नदी यमुना है, और यमुना की सहायक नदी चंबल भी है, बनास भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। भाई गंगा डायरेक्ट नहीं है, लेकिन किसकी सहायक नदी कौन बनकर के फिर गंगा की सहायक नदी बन रही है ऐसे। ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा की अगर बात करी जाए तो वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा, जिसके नाम से जाना जाता है सुंदरवन का डेल्टा। याद रखना, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा इसका। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी क्रम। तीसरा क्रम कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु के बारे में बात करी, गंगा के बारे में बात करी, अब करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी क्रम की। उद्गम कहां से होता है ब्रह्मपुत्र का? मानसरोवर झील के पास से, कैलाश पर्वत, तिब्बत से। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में तो ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानते हैं? सांगपो। कहां से उद्गम होता है? मानसरोवर झील के पास से, कैलाश पर्वत, तिब्बत। देखिए कहां से, ये है यहाँ पे मानसरोवर झील, यहाँ से। अब देखो तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से। ये आ रही है ऐसे बहकर के, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेंट्रल लेती है भारत के अंदर, और ऐसे बहती हुई ये देखो यहाँ पे पद्मा आ रही है, यहाँ पे गंगा नदी ये मिल जाती है यहाँ पे, और ये फिर नीचे जाकर के चले जाते हैं बंगाल की खाड़ी में। ऐसे है ये पूरा का पूरा। तीस्ता भी इसकी सहायक नदी है, मानस में की, दिवांग, है ना, लोहित, ये सब। अब देखो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है? दिबांग, लोहित। लोहित जो है ना, दिबांग और लोहित, ये दो नदियां विपरीत दिशा से आकर के मिलती हैं। देखो दिबांग और लोहित ये दोनों विपरीत दिशाओं से आकर के मिल रही हैं, ऐसे सामने से आकर। भाई नदी ऐसे बह रही है तो ये ऐसे आ रही है, इधर से ऐसे बह रही है एक नदी, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, ऐसे आकर के बह रही है, है ना। ये तो विपरीत दिशा से हो गया। फिर इसके अलावा बात करें अपन भारेली, सबनश्री, मानस, ये दाएं किनारे से आकर के मिलती है ना। तो दाएं किनारा कौन सा हो गया? ये वाला, इधर से मानस देखो, तिस्ता, बेंकी, है ना, सुब्रांश्री, ये अलग नाम है वहाँ पे। ये बाकी दिबांग, दिबांग तो खैर विपरीत दिशा से आ रही है, ये वाली नदियां होगी दाएं दाएं तरफ से। भाई आप इधर की ओर मुख करके रहोगे ना तो आपका दायां कौन सा हो जाएगा? ये बायां हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे दिबांग, लोहित, कपिली, धनश्री, बूढ़ी दिहांग, ये बाएं किनारे से आकर के मिलती हैं। तो ये सारी क्या होगी? बाएं किनारे से, इधर वाली साइड से। आगे चलते हैं, डेल्टाई भाग में गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। देखो ब्रह्मपुत्र नदियां मधुमती, पद्मा, सरस्वती, हुगली, भागीरथी आदि जलधाराओं में बढ़ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये सब में डेल्टाई भाग के अंदर जाकर के नीचे कैरी कोई इंतजाम की बात नहीं है। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी जो नदियां हैं, इनके संगम के ऊपर माजुली द्वीप है। याद रखना, राज्य कौन सा है? असम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। कहां पे? असम राज्य में। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी और जो सुबनसिरी नदी है, इनके संगम के ऊपर। देखो यहाँ पे असम के अंदर, ये समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, इनके बारे में बात करते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में ग्रीष्म ऋतु से जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है ना। भाई बारिश के मौसम में तो होता ही है, काफी अच्छी बारिश होती है, तब तो काफी अच्छी नदियां हो जाती हैं। बाकी ग्रीष्म ऋतु में पानी कम हो जाता है, ये एक यहाँ पे खास बात है। तो इस बात की अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। अच्छा मैप के अंदर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसे करके यूं यूं बहती हैं अधिकांश नदियां। ठीक है ना। चलिए पूरी नहीं, अधिकांश। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ये तो नॉर्मल सी बात है, राजस्थान में पाई जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रमुख नदियां कौन कौन सी है भाई? एक तो है दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, महानदी, तुंगभद्रा और पेनार। मैं आपको खास बात बता दूं, यहाँ से प्रश्न आता है 100% आता है यहाँ से। एक क्वेश्चन तो आएगा, तो इसको आप केयरफुली याद करना। पहले तो प्रमुख नदियां याद कर लो। बंगाल खाड़ी में गिरने वाली कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की? दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, महानदी, तुंगभद्रा और पेनार। ये इंपॉर्टेंट, ये और ये तो इंपॉर्टेंट है। बाकी पेनार, भीमा ये दो इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, खैर आप इनको भी याद करना है। कावेरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कोगाडू दुर्ग जिला कर्नाटक के अंदर। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, कावेरी किस राज्य से निकलती है? कर्नाटक से। ठीक है, ये कावेरी नदी देख लीजिए आप, ब्रह्मगिरी श्रृंखला कर्नाटक यहाँ से निकलती है, और ये देख लो आप पश्चिम से पूर्व की ओर बहरी कावेरी नदी और बंगाल खाड़ी का पतंत्र है। समझ गए ना बात को। चलिए आगे बात करते हैं। कर्नाटक स्टेट हो गया यहाँ पे, ये तो यहाँ से निकल रही है। ठीक, आगे बात करते हैं। स्थान बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तमिल तट के ऊपर। यहाँ पे लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। तो याद रखना कावेरी की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है, बहुत लंबी है ना। देख रहे हो आप, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्योंकि पूरे दक्षिण भारत के अंदर बह रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक बह रही है, पूरे भारत में बहती है, पूरे दक्षिण भारत में बिल्कुल रेखा बना रही है ऐसे। तो क्या हो गया? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? कावेरी नदी को। इस नदी का जल कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में विवादास्पद है। दो राज्यों के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है, और ये सुलझता भी नहीं है, चलता रहता है विवाद। ठीक है, आगे बात करें। कावेरी नदी के डेल्टा से तंजावुर जिले का उपजाऊ मैदान बना है। कावेरी नदी का जो डेल्टा है, यहाँ से तंजावुर जिले का जो उपजाऊ मैदान है वो बना हुआ है। तो तंजावुर जिले का उपजाऊ मैदान किस नदी के डेल्टा से बना है? कावेरी नदी का, जिसे दक्षिण का उद्यान कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बताइए इनमें से किस उपजाऊ मैदान को दक्षिण का उद्यान कहा जाता है? तंजावुर जिले का जो उपजाऊ मैदान है उसको कावेरी नदी के डेल्टा से बना है। कावेरी नदी के जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, याद करना। एक तो है शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के अंदर, और एक है मैटूर जलप्रपात तमिलनाडु के अंदर। ठीक है भाई, इनको आप याद कर लेना। आगे चलते हैं अपन, महानदी के बारे में बात करते हैं। कौन सी नदी के बारे में भाई? महानदी। उद्गम बताइए महानदी का कहां से होता है भाई? तो सिंहावा पर्वत श्रेणी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम। दिख रही है आपको महानदी रिवर, छत्तीसगढ़ से आ रही है, बंगाल खाड़ी का पतंत्र, सॉरी यहाँ तक जाती है। गंतव्य उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो उड़ीसा के तट के अंदर जाती है लास्ट में। फिर लंबाई 851 किलोमीटर है। ठीक है ना, 851 किलोमीटर लंबाई है महानदी की, और इस नदी के ऊपर उड़ीसा राज्य के अंदर हीराकुंड बांध बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हीराकुंड बांध बताइए किस नदी पर बना हुआ है? महानदी नदी के ऊपर। किस राज्य में बना हुआ है? उड़ीसा राज्य के अंदर। उड़ीसा नहीं बोल सकते आजकल, इसका नाम है उड़ीसा। ठीक है ना, इसका डेल्टा बहुत उपजाऊ है, काफी उपजाऊ मैदान क्षेत्र है। आगे हम बात करें कृष्णा नदी के बारे में। उद्गम कहां से होता है? उत्तरी सह्याद्री में, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। देखो ये यहाँ से उद्गम हो रहा है इसका, और ये बह रही है ऐसे कृष्णा नदी। ठीक है, महाराष्ट्र से। कहां से? उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला के बारे में हमने बात करी थी ना, वही है, यहीं से होता है इसका उद्गम। गंतव्य आंध्र तट पर बंगाल की खाड़ी, लंबाई 1401 किलोमीटर लंबाई है इसकी। देखो कितनी बड़ी नदी है, बहुत बढ़िया। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथे नंबर पे गोदावरी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये भी, गोदावरी नदी। तो उद्गम कहां से होता है? त्रियंबकम पहाड़ी, नासिक के पास, महाराष्ट्र से उद्गम होता है। आंध्र प्रदेश तट के ऊपर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, और लंबाई 1465 किलोमीटर है। सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय पठार की, तो सबसे बड़ी गोदावरी हो गई है। ध्यान रखना, गोदावरी नदी के बारे में बात करें तो देखिए ये निकलती है गोदावरी नदी, यहाँ पे ये
ऐसे आती है गोदावरी नदी। तो ये सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। चलिए, प्रायद्वीप पठार की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी त्रिकोणाकार डेल्टा बनाती है, त्रिकोणाकार। नेक्स्ट, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब देखो, बंगाल की खाड़ी वाली हो गई है। अब इधर जाने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं, अरब सागर की तरफ। इधर की तो बात हुई है, इंपोर्टेंट नदियां सारी आ गई इधर। तो इधर गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती, ये प्रमुख नदियां यहाँ की, है ना। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी को देखते हैं। नर्मदा अमरकंटक, मैकाल पहाड़ी, मध्य प्रदेश से निकलती है। गंतव्य गुजरात तट के ऊपर अरब सागर में गिर जाती है, लंबाई 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, देखिए ये है अमरकंटक, मध्य प्रदेश निकलती है। और ऐसे भाव क्षेत्र इसका देख रहे हो आप, ये है ऐसे करके ये यहाँ पे गिर जाती है अरब सागर के अंदर, समझ गए। मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात तट के ऊपर अरब सागर में ये गिर जाती है यहाँ पे। तो ये है नर्मदा नदी, ठीक है। लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, 1312। ये भारत की एकमात्र नदी है जो विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य दरार घाटी, ब्रज घाटी, रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए, भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य रिफ्ट वैली घाटी से होकर गुजरती है? तो उसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। आगे चलते हैं। इस नदी के ऊपर जबलपुर के पास में भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानें तथा कपिलधारा जलप्रपात स्थित है। तो कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी के ही पास में है। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख डेल्टा, एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख डेल्टा बनाती है, जो 27 किलोमीटर लंबा है। नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लेना इसको गांठ बांध के कि बताइए अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नर्मदा नदी है, एमपी से निकलती है, अमरकंटक से, ठीक। चलिए, सबसे बड़ा एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी, 27 किलोमीटर, ज्वार नदमुख डेल्टा। नेक्स्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ताप्ती नदी के बारे में बात करते हैं। नंबर 2 पे अरब सागर में गिरने वाली। उद्गम कहां से होता है? मुल्ताई की पहाड़ियां, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश से। ताप्ती नदी देखो यहां से, और ये भी पास में उसी के जाकर के वहीं पे गिरती है अरब सागर के अंदर। तो ये भी एमपी से ही निकलती है। गुजरात तट पर अरब सागर में 274 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 274 किलोमीटर लंबाई है इसकी। तो ये ताप्ती नदी की लंबाई होगी, जितना छोटा नाम उतनी छोटी नदी। ताप्ती नदी भी ज्वार नदमुख डेल्टा एस्चुरी बनाती है, लेकिन उतनी जितना बड़ा नहीं, 27 किलोमीटर लंबा नहीं। बस याद रखना, कौन सी नदी नहीं बनाती है, ऐसे प्रश्न आता है यहाँ से। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रमुख राजस्थान की जो नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली, उनके बारे में। तो राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी एकमात्र नदी चंबल, ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है। राज्य के अफवाह क्रम को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। वही आ जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाली खाड़ी में और आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह मतलब बताया मैंने आपको, जो नदियां अपना जल सागर या महासागर के अंदर नहीं ले जा पाती हैं, वो नदियां कहलाती हैं अंतर प्रवाह की नदियां। गगन नदी सबसे बड़ी है। अरब सागर अफवाह तंत्र की बात करते हो, राज्य के कुल अफवाह तंत्र का 17.1% अरब सागर, ठीक है भाई। कितना परसेंट है? राज्य के कुल अफवाह क्षेत्र का 17.1%। नदियां लूनी नदी, माही नदी और साबरमती नदी, ये 3 नदियां यहाँ पे मुख्य हैं राजस्थान की, अरब सागर में जाने वाली। तो लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? नागपाड़ अजमेर से होता है। गंतव्य कच्छ की खाड़ी, 495 किलोमीटर लंबाई है इसकी। राजस्थान के अंदर 350, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान 350 किलोमीटर है और वैसे टोटल 495। आपको बाकी कहां है? तो बाकी गुजरात में। चलिए देखते हैं। जैसे अजमेर के नागपाड़ से निकलती है यहाँ से, फिर ये बहती है साबरमती के नाम से जानी जाती है, सरस्वती के नाम से जानी जाती है अजमेर में। फिर जोधपुर के अंदर से इसके अंदर दाईं ओर से एकमात्र नदी आती है जोजड़ी, नागौर जिले से। फिर यहाँ पे जोधपुर के अंदर आके चल जाती है, वो मिल जाती है। फिर यहाँ पे इसकी साइड नदियां हैं जो डीडी लगा हुआ है, बांडी, लेडी, मीठड़ी, सुपड़ी, जवाई, है ना। फिर खारी नदी ऐसे करके यहाँ पे संगम हो जाता है कचकेरन के अंदर, ठीक है। चलो बाढ़ में यहाँ पे बाढ़ की व्याख्या हो जाते हैं। नदी का पार्ट यहाँ पे मुख्य से ऊंचा है, नेहरन जालोर के अंदर बनता है इसमें, ठीक है। बारोतर तक मीठा और बाकी खारा हो जाता है आगे इसका पानी। तो ऐसे ही नदी है। दूसरी नदी महानदी, उद्गम मेहंद झील, अजमेर पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। माही नदी का उद्गम होता है। गंतव्य खंभात की खाड़ी, लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में 173 किलोमीटर, माही नदी का उद्गम, ठीक है। साइक नदियां सोन, जाखम, मंबा, ये इसकी साइक नदियां होगी। यह नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के मध्य से सीमा बनाती है। अब देखो ये नदी यहाँ खादू गांव एक यहाँ पे बांसवाड़ा में यहाँ से प्रवेश करती है, मेहंद झील मध्य प्रदेश से आती है, और फिर यहाँ से बहते हुए बांसवाड़ा के अंदर, फिर बांसवाड़ा के अंदर जाती है, फिर डूंगरपुर में, डूंगरपुर से वापस एंट्री करती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी यही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डूंगरपुर के अंदर विशाल मेला बढ़ता है यहाँ पे, सोम, माही और जाखम नदी का त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पे। तो सोम, माही और जाखम नदी का त्रिवेणी संगम यहाँ पे, बेणेश्वर धाम, आदिवासी का कुंभ, ठीक है। तो माही, सोम, जाखम नदियों के संगम पर डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासी का कुंभ कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला हमारा बंगाल की खाड़ी का अफवाह क्षेत्र। देखिए राज्य के कुल अफवाह क्षेत्र का 22.4% है, वो 17.1, बट ये 22.4%, ये ज्यादा है क्योंकि इसमें फेमस नदियां हैं चंबल, बनास वगैरह। ये तो इस तरह की सभी नदियां यमुना में मिलती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। देखते हैं कैसे नदियां चंबल, बनास, बाणगंगा, बेड़ज, गंभीरी, कोठारी, खारी, काली सिंध और पार्वती नदियां, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट नदियां हैं। चंबल, बनास, बाणगंगा, बेड़ज, गंभीरी, कोठारी, खारी, काली सिंध और पार्वती नदियां। ये देखिए खारी नदी, मोरेल, चंबल, ये बनास, ऐसे करके नदियां हैं, ठीक है। चलो ये बाणगंगा। चंबल नदी की बात करते हैं। जनापाव पहाड़ी, मऊ, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। गंतव्य मुरादगंज, इटावा के पास में, यूपी में मिल जाती है। लंबाई 966 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर 135 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी भाई? 135 किलोमीटर, टोटल 966 किलोमीटर चंबल की लंबाई। इस नदी के ऊपर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है। बाकी 3 राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर और कोटा ब्याज बने हुए हैं, ये राजस्थान के अंदर, ये कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, ये कोटा ब्याज, कोटा डैम, ठीक है ना। चलिए तो ये नदी देखिए आप यहाँ पे, ये यहाँ से एंटर करती है मैसूर चित्तौड़गढ़ में, और ये बहती है ऐसे करके यहाँ पे चंबल नदी। ये देखिए यहाँ पे बनास, सीप और बनास नदी भी यहाँ आकर के मिल जाती है इसमें, सवाई माधोपुर के अंदर, रामेश्वरम धाम, त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पे। तो ये फिर आगे जाकर के इटावा के पास में यहाँ पे यमुना के अंदर मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है अपना बनास नदी। नेक्स्ट, उद्गम कहाँ से होता है? बेरोकामठ, कुंभलगढ़, राजसमंद से। इसका उद्गम यहाँ से होता है भाई, बेड़स मिल जाती है यहाँ पे आके, इसमें कोठारी यहाँ पे मिलती है, खारी यहाँ पे मिलती है, मोरेल यहाँ पे मिलती है, फिर ये यहाँ पे जाके चंबल मिल जाती है, ठीक है। चलिए तो आंतरिक प्रवाह के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं गंतव्य। गंतव्य कहाँ पे चले जाते हैं? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, चंबल में मिल जाती है। मैंने आपको बताया लंबाई 480 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी यही है। इस नदी पर राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध टोंक जिले में बनी हुई है। तो बीसलपुर टोंक, ठीक है ना, यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी होता है टोंक जिले के अंदर, तो काफी बड़ी पेयजल परियोजना राजस्थान की है। आंतरिक अफवाह तंत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्य का सर्वाधिक 60.2% क्षेत्र यही है आंतरिक प्रवाह, कोई मतलब का भी नहीं इतना ज्यादा। चलिए ये नदियां इस तरह पर ही विलुप्त हो जाती हैं, है ना। नदियां जो है गद्दर इंपोर्टेंट, कांतली, सरस्वती, काकनी, साबी, मेंथा, रूपंडर, ये इंपोर्टेंट नदियां आंतरिक प्रवाह की, है ना। भूगोल वेताओं और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार प्राचीन समय में राज्य में पौराणिक सरस्वती नदी बहती थी, और ये भी अंतर्प्रवाह का क्षेत्र है गंगा नदी के रूप में आज, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, अब राजस्थान के अंदर झीलें, राजस्थान की झीलें। तो इन झीलों को जल की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, खारी पानी की और मीठे पानी की। खारी पानी झीलों के बारे में बात करें, फलोदी, कावत, काचोर, खोशा, रेवासा, ये नदी, ये झीलें हैं। इनके ये बाद में देखना, लेकिन आप अभी आगे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहले खारी पानी की झीलें, सांबर, डिडवाना, लूणगढ़, पचपदरा, नावा और किसामन, अब इनको देखिए, ये अन्य है।
तो ये खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान में। इतना याद रखो बस खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। बाकी हम नेक्स्ट जब बुक आएगी उसके अंदर इनके बारे में एक चीज़ के बारे में डिटेल से बात आएगी। सांबर भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांबर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर। ध्यान रखना सांबर झील में अंतर्प्रवाह की नदियां मेंथा, खारी, मेंढा, रूपनगर और खंडेला ये नदियां गिरती हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन कौन सी नदियां सांबर झील में गिरती हैं, या फिर इनमें से कौन सी नदी नहीं गिरती है सांबर झील के अंदर, या फिर इनमें से कौन सी नदी क्रम सांबर झील में नहीं गिरता है, या फिर ये बताइए कि कौन सा नदी क्रम सांबर झील में गिरता है। तो ऐसे चार चार नदियों की चार क्रम बना देगा वो, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। चलो आगे देखते हैं। सांबर झील के ऊपर हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड का कारखाना भी बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिडवाना झील नागौर के ऊपर सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थित है। तो ध्यान रखना डिडवाना झील जो नागौर के अंदर है, डिडवाना नागौर में ही है, तो उससे आप याद हो जाएगा सोडियम सल्फेट का कारखाना बना हुआ है यहाँ पे। आगे दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट मीठे पानी की झीलों के बारे में। तो एक तो जयसमंद है, राजसमंद है, पिछोला है, आना सागर है, पुष्कर है, सिलीशेड है, उदय सागर है, फतेह सागर है, नक्की झील है और कालाना झील है। ये इंपॉर्टेंट मीठे पानी की झील है राजस्थान की। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ जयसमंद झील के बारे में, तो देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। किस जिले में है? उदयपुर जिले में। ये रीट 2018 में आया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जयसमंद झील से संबंधित ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो जयसमंद झील के अंदर कई टापू बने हुए हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांकड़ा और सबसे छोटा प्यारी के नाम से जाना जाता है। प्यारी और बाबा का भांकड़ा, सबसे बड़ा बाबा का भांकड़ा, नाम भी बड़ा है, बाबा बड़ा होता है ना, और प्यारी छोटा सा प्यारा होता है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप इसको। आगे चलते हैं अपन राजसमंद झील के बारे में बात करते हैं गाइस। स्थिति कांकोड़ के पास राजसमंद जिले के अंदर रासिंग के द्वारा बनाया गया था इसको। महाराणा रासिंग ने 1662 के अंदर इसको बनाया था, क्योंकि इसकी ये जो सन है ना कई बार एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। तो आप ध्यान रखना राजसमंद झील का दक्षिणी भाग नौ चौकीपाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? नौ चौकीपाल, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर संगमरमर के 25 शिलालेख हैं, 25 पत्थर हैं, जिनके ऊपर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है संस्कृत भाषा के अंदर रणछोड़ भट्ट के द्वारा। पिछोला झील उदयपुर के अंदर, पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। राजा लाखा के समय में इसका निर्माण हुआ था। आना सागर झील अजमेर में है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्ना जी ने करवाया था 1137 के अंदर। इस झील के किनारे पर शाहजहां द्वारा बारादरी और जहांगीर के द्वारा दौलतबाग, जो सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है आजकल, ये बनाया गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, ध्यान रखना इसका। तो एक बार फिर से देखेंगे, आना सागर झील अजमेर जिले में है। पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्ना जी ने 1137 में इस झील के किनारे शाहजहां द्वारा बारादरी और जहांगीर द्वारा दौलतबाग, सुभाष उद्यान बनाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। पुष्कर झील के बारे में बात करते हैं। कहाँ पे? अजमेर में। यहाँ मत्स्य पालन किया जाता है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए निम्न से किस झील में मत्स्य पालन का काम होता है? तो पुष्कर झील में। नेक्स्ट कोलायत झील कहाँ पे? बीकानेर में। कोलायत झील बीकानेर में। यहाँ प्राचीन काल में कपिल मुनि का आश्रम भी था, बीकानेर में कोलायत झील के पास में। जाना सागर झील है एक, यह बड़ी उदयपुर में है एक झील। इसके अलावा बात करें भारत की जलवायु के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत की जलवायु। देखो मैंने आपसे कहा था कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु मानसूनी, राजस्थान की मानसूनी है। अब मानसूनी जो शब्द है ये मौसम शब्द से बना है, अरबी भाषा का शब्द है और इसका जनक है अल-मसूदी। कौन है भाई इसका जनक? अल-मसूदी इसका जनक है। चलिए, देश में ग्रीष्मकालीन मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। तो एक तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए निम्न में से भारत के अंदर ग्रीष्मकालीन मानसून का दूसरा नाम क्या है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। इससे सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। ये मानसूनी वर्षा वायुदाब में अंतर के कारण होती है, ठीक है। मानसून जो वर्षा होती है भारत के अंदर वो वायुदाब में अंतर के कारण होती है, वायुदाब में परिवर्तन के कारण होती है। इसकी उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया में तथा जापान के दक्षिण में प्रशांत महासागर के उच्च वायुदाब केंद्र बनने से होती है। खैर वो हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस जितना है उतना ही पढ़ना है। मानसून की उत्पत्ति संबंधी डॉक्टर कोटेश्वरम का मत है सर्वाधिक मान्य। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए इनमें से किस भूगोलवेत्ता का मत मानसून की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य है, तो आप बता देना डॉक्टर कोटेश्वरम, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है अपने यहाँ पे मानसून की उत्पत्ति से के संबंधित जो सिद्धांत है ना, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने दिए थे, कोटेश्वरम, रामास्वामी, राममूर्ति, जम्बूनाथ, अनंत कृष्णन और टॉन। भारतीय ही हैं सारे। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखो कौन कौन से कारकों से जलवायु प्रभावित हो सकती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई किसी क्षेत्र की, जैसे राजस्थान की ज़्यादा है तो हम देख पाते हैं यहाँ पे राजस्थान से समुद्र बहुत दूर है, तो बहुत कम बारिश होती है, शुष्क हो जाता है मानसून आते आते। समुद्र से दूरी हो गई है ना। अक्षांश स्थिति, किस अक्षांश में कौन सा क्षेत्र स्थित है? पर्वतों की स्थिति कितनी कितनी ऊंचाई, जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला भी मानसून का वो कर देती है डिवाइड। पर्वतों की दिशा क्या है? जैसे अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व है और मानसून भी यही है, तो उसके समानांतर निकल जाता है। पवनों की दिशा, हवाओं की जो दिशा है वो भी मानसून को प्रभावित करती है, बारिश को इधर से उधर ले चली जाती है। और उच्च स्तरीय वायु संचरण, ये हो गया। ये कुछ प्रमुख कारण है ये, मतलब जलवायु को प्रभावित करने वाले। इसके अलावा बात करें भारतीय जलवायु को परिस्थितियों के आधार पर देख सकते हैं, 4 ऋतुओं में बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे पूर्वी या शीतकालीन मानसून काल, इसके अंदर ना एक तो शीत ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी। पूर्वी या शीतकालीन मानसून है, इसके अंदर एक तो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। शीत ऋतु का टाइम दिसंबर से फरवरी तक और ग्रीष्म ऋतु का मार्च से मध्य जून तक, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण की बात करें तो पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून आता है इसमें, और इसके अंदर तो वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु। तो मध्य जून से मध्य सितंबर तक वर्षा ऋतु का टाइम होता है और शरद ऋतु का टाइम मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक। तो ये ऐसे 4 ऋतु बांटा गया इसको। ये 4 ऋतु याद रखना, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं इसको। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। कितनी ऋतुएं भाई? 6 ऋतुएं। कौन कौन सी? यहाँ पे देख सकते हो आप, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, हेमंत ऋतु, ठीक है ना। वैसे 4 मैंने आपको बताइए। तो यहाँ पे एक तो हेमंत ऋतु नहीं है जो हमने देखी 4 में से, बाकी एक बसंत नहीं है, ऊपर वाली और नीचे वाली, बाकी बीच वाली चारों है ना। तो इनका टाइम पीरियड देखो आप यहाँ पे, आप हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको याद करना है थोड़ा। बसंत ऋतु चैत्र मास से वैशाख के महीने तक मानी गई है। ग्रीष्म ऋतु जैसे से आषाढ़, 2 महीने का ही है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट 2 महीने की ऋतुएं हैं। 12 महीने में 6 ऋतु बना दी तो 2 महीने की हो गई है। वर्षा ऋतु श्रावण भाद्रपद, शरद ऋतु अश्विन कार्तिक, शीत ऋतु मार्गशीर्ष और पौष, और हेमंत ऋतु माघ और फाल्गुन। ऐसे करके 12 महीने के अंदर 6 ऋतु बना दी, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत और हेमंत। तो भारतीय संस्कृति में 6 ऋतु मानी गई, याद रखना। कौन सी नहीं मानी गई ऐसे पूछा जा सकता है। भारत में वर्षा देखो, देश में वर्षा वितरण जो है ना ऐसा माने, कहीं भी समान बारिश नहीं होती, कहीं ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे होती नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं पे मध्यम, कहीं पे कम चलाओ, ये सब। तो इस चीज को 4 भागों में डिवाइड किया गया है भारत के अंदर बारिश को। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है ना, इसके अलावा फिर हम देखेंगे साधारण वर्षा वाले क्षेत्र, फिर हम देखेंगे न्यून या कम वर्षा वाले क्षेत्र, और फिर लास्ट में देखेंगे अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, जैसे राजस्थान का शुष्क वर्षा वाले क्षेत्र, जैसे वगैरह जाते हैं इसमें, ये सब चीजें आएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं अपन अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं। देखो ज्यादा वर्षा का मतलब ज्यादा सेंटीमीटर बारिश, तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाले जो क्षेत्र होंगे वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं। अब आपको पता है पूर्वी भारत के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, मतलब पूरी भारत की सबसे ज्यादा बारिश मुझे नाम में होती है मेघालय के अंदर, है ना। तो वो क्षेत्र तो आएंगे पूरी भारत वाले, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमालय की दक्षिण जो तलहटी है, हिमालय का दक्षिण पार्ट था, है ना, वो पश्चिमी घाट, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। पश्चिमी घाट जो है यहाँ पे भी काफी अच्छी बारिश होती है, मालाबार तट है यहाँ पे, सबसे पहले बारिश ही यहाँ पे होती है पूरी भारत के अंदर। जो मानसून आता है सबसे पहले मालाबार तट में बारिश करता है। तो ये सारे क्षेत्र हैं अधिक बारिश वाले। यहाँ वर्षा की ज्यादा अधिकता के कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं दोस्तों। कौन से वन मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। सदाबहार का मतलब हो गया हमेशा हरे भरे रहने वाले वृक्ष, है ना, जिनके पत्ते भी बहुत कम झड़ते हैं, सब सदाबहार वन मिलते हैं यहाँ पे। बारिश हमेशा होती रहती है इन क्षेत्रों में। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो मौसिनराम है, मेघालय के अंदर, अपने भारत में ही है ये, है ना। फिर हम बात करें आगे, जो 2 नंबर पे है वो है साधारण वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक से साधारण में आते हैं। तो साधारण में 100 से 200 आधा कर दो, 100 से 200 सेंटीमीटर वाले जो क्षेत्र है, अब इसके अंदर पश्चिमी घाट आता है, तो भारत का पश्चिमी घाट आएगा। पश्चिमी घाट के जो पूर्वोत्तर ढाल है, पूर्वोत्तर ढाल, ये इधर वाले जो ढाल है ना, यहाँ पे जो नदियां निकलती हैं और इधर जाती है बंगाल खाड़ी में, वो वाले ढाल,
दक्षिण पश्चिम बंगाल है ना, इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी तमिलनाडु और हिमालय के जो तराई क्षेत्र हैं, तराई के बारे में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर तराई क्या होते हैं, वो हरे भरे जो क्षेत्र होते हैं वो तराई वाले, वहाँ उन क्षेत्रों में ये साधारण बारिश होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे मानसून वन पाए जाते हैं बारिश के टाइम वाले ना, मतलब इनके पत्ते भी झड़ते हैं तो मानसून वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँ न्यून या कम वर्षा वाले क्षेत्र, तो ये भी याद कर दो किस होगा, तो 50 से 100 सेंटीमीटर। तो दक्षिण प्रायद्वीप की जो आंतरिक भाग है, जो प्रायद्वीप पठार था जिसके बारे में बात की थी, आंतरिक भाग मतलब इधर से छोड़ के इधर बीच वाले भाग, ये मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान है ना, और पंजाब, हरियाणा, उत्तरी पूर्वी दक्षिण उत्तर प्रदेश, इसके अलावा उत्तर दक्षिण आंध्र प्रदेश और मध्य पूर्वी महाराष्ट्र, ये वाला जो ओवरऑल क्षेत्र है ना, 20 वाला मान लो आप, 20 वाला क्षेत्र न्यून वर्षा वाला क्षेत्र है, कम वर्षा वाला 50 से 100 सेंटीमीटर वाला। ठीक, यहाँ पे अर्धशुष्क वनस्पति पाई जाती है। अब राजस्थान में अर्धशुष्क क्षेत्र के बारे में बात करी थी, हिमालय वो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो क्षेत्र है और 25 सेंटीमीटर के पूर्व में इधर ये जो क्षेत्र था वो अर्धशुष्क वाला क्षेत्र था, तो वहाँ पर भी बारिश का रेशियो इतना ही है 20 से 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे 50 से 100 है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। फिर हम बात करें अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, तो ये 50 से कम हो जाएंगे, 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले, तमिलनाडु का रायलसीमा वाला क्षेत्र आ जाएगा, तो इसमें कच्छ, पश्चिमी राजस्थान है ना, और पंजाब और लद्दाख, लद्दाख में भारत के अंदर सबसे कम बारिश लद्दाख में होती है ना, नहीं बराबर, तो वो हो गया। शुष्क वनस्पति पाई जाती है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क वनस्पति ही पाई जाएगी, झाड़ियां वगैरह, कंटीली झाड़ियां, कैर, कीकर है ना, ये खेजड़ी वगैरह, ये वृक्ष यहाँ पे मिलेंगे आपको। अब चलते हैं आगे, राजस्थान की जलवायु देखते हैं। भारत की हमने देख ली, अब राजस्थान की, भारत की जलवायु मानसूनी है तो राजस्थान की भी जलवायु मानसूनी ही है। राजस्थान का अधिकांश भाग ना कौन सी जलवायु कटिबंध में है, ये प्रश्न बहुत ट्रेंडिंग में रहता है, हमेशा तो ध्यान रखना। शीतोष्ण जलवायु कटिबंध के अंदर राजस्थान का अधिकांश भाग है, लगभग 32 जिले इसी में आते हैं, वर्षा को छोड़ दें तो। इसके अलावा राज्य को जलवायु के आधार पर 3 ऋतुओं में बांटा गया है। राजस्थान को 3 ऋतुओं में, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। भारत को 4 ऋतु की बात करी थी हमने, है ना। तो अब ग्रीष्म ऋतु में कहां से कहां तक, मार्च से जून तक। ग्रीष्म ऋतु में मार्च से जून तक का महीना होता है। वर्षा ऋतु की बात करें तो जून से सितंबर का महीना होता है, और शीत ऋतु की बात करें तो सितंबर से फरवरी तक का महीना होता है। ऐसे करके ये महीने होते हैं जो 3 भागों में डिवाइडेड है। राजस्थान की जलवायु के आधार पर 3 ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। लेकिन यहाँ पे शरद ऋतु नहीं बताई गई, मतलब जिस तरह से भारत की जलवायु की बात करी 4 भागों में, तो यहाँ पे शरद नहीं है, शीत है, वर्षा है और ग्रीष्म, 4 महीनों का ये पार्टीशन है यहाँ पे, तो ये हो गया। फिर इसके अलावा बात करें राजस्थान में वर्षा की, देखो यहाँ पर भी असमान वितरण है, जैसे हाड़ौती सी राजस्थान है, तो राजस्थान का जो क्षेत्र है इसमें हाड़ौती वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, पूर्वी मैदान में फिर थोड़ी कम होती है, फिर अरावली वाले में और कम होती है, फिर अर्धशुष्क में और कम होती है, शुष्क में बिल्कुल कम होती है। ऐसे यहाँ पे 10 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120 ऐसे बारिश होती है क्षेत्रों में, है ना। तो ये 4 भागों में बांट सकते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे देखिए, एक तो पश्चिमी राजस्थान हो गया, अरावली के पश्चिम में ये राजस्थान है ना, तो यहाँ पे हम देखें तो 25 सेंटीमीटर वर्षा शुष्क वनस्पति, देखो ये पश्चिमी राजस्थान और 25 सेंटीमीटर समस्या की होगी, तो यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है ना 25 सेंटीमीटर के पश्चिम में, है ना, तो ये क्षेत्र हो गया पश्चिमी राजस्थान 25 सेंटीमीटर शुष्क वनस्पति वाला। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, 75 से 100 सेंटीमीटर दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र ये वाला, है ना। इसके अलावा पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया। इसके अलावा अरावली पूर्वी प्रदेश, तो ये अरावली पूर्वी प्रदेश हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह की बारिश होती है 60 से 70 सेंटीमीटर अरावली में, पूर्वी मैदान में 50 से 70, और दक्षिण पठारी प्रदेश जो है ना इसमें 75 से 100 सेंटीमीटर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई, तो आप ध्यान रखना थोड़ा। आगे चलते हैं, राजस्थान का वार्षिक वर्षा का औसत 57.51 सेंटीमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। और इसके अलावा हम बात करें राज्य में शीतकालीन वर्षा जो होती है ना, उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों मावठ। मावठ राजस्थान की कुल बारिश में 10% योगदान है इसका, 90% जो दक्षिण पश्चिम मानसून उससे होती है, बाकी 10% मावठ जो भूमध्य सागरीय चक्रवात है, जेट स्ट्रीम क्रिया के द्वारा बारिश होती है। आगे चलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदाएं, है ना भाई, तो ये टॉपिक भी देख लेते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा। तो भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार ना क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना जरूरी है ना, ये आप सब जानते हैं। देश की वनस्पति को 6 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, कितने पार्ट्स में, 6 में। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो सदाबहार बनाते हैं, सदाबहार वन हरे भरे, जैसे हमने अभी बात की थी ना अधिक वर्षा वाले वो वाले क्षेत्र है, तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र हो गए, वही क्षेत्र आ जाएंगे इसके अंदर। अभी हमने पढ़ा था वही का वही है, बस इसमें एक चीज है कि आपको वनस्पति देखनी कौन कौन सी मिलेगी यहाँ पे। तो सदाबहार वन हो गए, पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफी अच्छा बारिश होती है, और उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर काफी अच्छा बारिश होती है, जो बंगाल, असम, मेघालय, तराई प्रदेश जो है वो वाले क्षेत्र आ जाएंगे इसमें। अब यहाँ पे वनस्पति इंपॉर्टेंट है, रबर, महोगनी, एबोनी, लोहतास्ट, जंगली आम, ताड़, बांस और लताएं। तो गाइस ये सब चीजें सदाबहार वनों के ही पार्ट है, सारे के सारे पेड़ पौधे सदाबहार वनों में ही आते हैं ये सारे, ठीक है। तो ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र है। आगे देखते हैं पतझड़ी या मानसूनी वन, तो 100 से 200 सेंटीमीटर वाले हमने बात करी थी ना, मतलब कम बारिश वाले, तो वो वाले हैं ये। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के निचले भाग, विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, ये मैंने आपको मैप में पढ़ा दिया सब चीजें। असम की पहाड़ियां, पूर्वी घाट के दक्षिण भाग और पश्चिमी घाट के जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे पतझड़ी या मानसूनी वन होते हैं, ठीक। जैसे ये भारत है अपना, भारत हो गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब हिमालय वाला ये वाला जो क्षेत्र है, इसके निचले जो भाग है तराई वाले जिसमें हमने बात करी थी, वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला ये आ जाएंगी, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, इसके अलावा असम की जो पहाड़ियां हैं वो आ जाएंगी इसमें। असम की पहाड़ियां पश्चिमी पूर्वी भाग के अंदर, असम की पहाड़ियां पूर्वी घाट के दक्षिण भाग में, पूर्वी घाट का जो दक्षिण भाग है यहाँ पे ये वाला पोर्शन यहाँ पे, और पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे, इन क्षेत्रों के अंदर ये पतझड़ी मानसूनी वन पाए जाते हैं। यहाँ पे वनस्पति देख लीजिए, साल, सागवान, नीम, चंदन, रोजवुड और आंवला, सहतूत, एबोनी, आम, शीशम और बांस, मतलब व्यावसायिक कृषि होती है यहाँ पे, व्यावसायिक कृषि भी होती है, और काफी ये एक्सपोर्टेबल जो चीजें होती हैं वो काफी महंगी चीजें हैं, मतलब सारी पेड़ व्यवसाय क्षेत्र में काम आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें शुष्क वन, तीसरे नंबर पे, तो 50 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में बात करी थी, वो शुष्क वनों में आते हैं, जैसे दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र आएंगे इसमें। अब यहाँ पे वनस्पति कीकर, बबूल, नीम, आम, महुआ, करील और खेजड़ी, ये इंपॉर्टेंट वनस्पतियां हैं, तो ये ध्यान रखना शुष्क प्रदेश में कौन सी वनस्पति नहीं पाई जाती, कौन सी पाई जाती है, ऐसे पूछा जा सकता है। शुष्क वन वाले क्षेत्र कौन से हैं, या फिर शुष्क वनों में बारिश का रेशियो क्या रहता है, ये 4-5 प्रश्न बनते हैं हर एक चीज से। फिर हम देखते हैं दोस्तों मरुस्थलीय वन, है ना। मरुस्थलीय वन वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, यहाँ पे बारिश कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है दोस्तों यहाँ पे मरुस्थलीय वनों के अंदर, ठीक है। वही आगे मरुस्थलीय वन, तो दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, तो वही भी आएगी। तो वनस्पति नागफली, रामबास, खेजड़ी, कैर, कीकर, खजूर, ये सब चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। इन वृक्षों के अंदर जो इन वनों के अंदर जो वृक्ष हैं, इनमें पत्तियां कम होती हैं, छोटी होती हैं और कांटेदार होती हैं, ठीक है। तो ये विशेषता होती है मरुस्थलीय वनों की, जो पाई जाती है वनस्पति, उनमें पत्तियां छोटी होती हैं, कम होती हैं, कांटेदार भी होती हैं। अब दोस्तों 5वें नंबर पे है ज्वारीय वन, नंबर 5 पे ज्वारीय वन, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा क्षेत्र होता है ना, नदमुख, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो डेल्टा क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ज्वारीय वन पाए जाते हैं। इन वनों में सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष, तो ध्यान रखना सुंदर वन का डेल्टा भी है और सुंदरी वृक्ष, ये ध्यान रखना तुम, वहीं पे दोनों चीजें एक जगह, तो इसको आप याद कर लोगे आसानी से। वनस्पति हम देखें तो यहाँ पे सुंदरी वृक्ष है, एक तो ये हो गया, ताड़ के वृक्ष, नारियल, हेरोटीरिया और राइजोफोरा, सोनेरेशिया, ये चीजें हैं, तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, भूलने की दिक्कत हो सकती है, तो आप इनको लिख लेने साइड में, इनको बार-बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। इन वृक्षों की लकड़ियां मुलायम होती है ना, और काफी कीमती होती है। आगे चलते हैं अपन 6 नंबर पे लास्ट, पर्वतीय वन, पर्वतों पे जो वन पाए जाते हैं वो वाले आ जाएंगे। ये वन ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, हिमालय पर्वत श्रेणी, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष आपको मिलेंगे। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के वृक्ष पाए जाते हैं, शंकुधारी वृक्ष, देवदार, है ना, स्प्रूस और चीड़, ये भी काफी महंगी लकड़ियां होती हैं इन वृक्षों की भी। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये जो वन पाए जाते हैं यहाँ पे वो देख लीजिए, 1500 से 3000 की ऊंचाई पर ये, और 1000 से 2000 की ऊंचाई पर देखो ओक, चेस्टनट, 1500 मीटर 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली वनों की बात करें तो इसके ऊपर एल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, जिसके अंदर सिल्वर, फर, बर्च और जूनिफर, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए
अब दोस्तों अपन आगे बात करते हैं भारत में वन्य जीव। क्या होगा भाई भारत के अंदर वन्य जीव? देखिए देश में जीवों की लगभग 75,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये बात आप मानिए 75,000 प्रजातियां किसे कहते हैं? 75,000। तो एक तो स्तनधारी प्रजाति, यहाँ पे इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं सॉरी। तो इनके अंदर देखें तो स्तनधारी प्रजाति है ना, ये 350 प्रकार की स्तनधारी प्रजाति, जिनके मतलब दुधारू चीजें होती है वो। पक्षी प्रजाति, पक्षी 1313 1313 है ना। और सरीसृप प्रजाति, जो सरीसृप प्रजाति है वो 408 प्रकार की, जिनके पैर नहीं होते ना चलने वाली, वो वाली प्रजाति। उभयचर प्रजाति 197 प्रकार की उभयचर। मछलियां 2546 प्रकार की, और कीट छोटे छोटे ये ज्यादा पाए जाते हैं 50,000, और मोलस्क ये 4000। तो इस तरह से ये इनका डिवाइडेशन है 75,000 प्रजातियों का। आगे दोस्तों हम देखें नेक्स्ट, भारत में विश्व की कुल प्रजातियों का 13% पाया जाता है। वर्ल्ड में जो कुल 75,000 प्रजातियां पाई जाती हैं उनका 13% भारत में पाया जाता है। भारत में प्रमुख वन्यजीव की बात करें तो देखते हैं हाथी असम में, कर्नाटक और केरल में, ठीक है ना। हाथी असम, कर्नाटक और केरल में ज्यादा देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करें एक सिंह के गैंडे, जंगली गधे और ऊंट, बाघ, ये कहां देखने को मिलता है? तो एक सिंह के गैंडे पश्चिम बंगाल और असम, जो जंगल है वहां पे बाहर जंगल, उनके अंदर देखने को मिलेंगे। पूछा जा सकता है एक सिंह के गैंडे बताइए कहां किस राज्य में देखने को मिलते हैं, किस राज्य के जंगलों में देखने को मिलते हैं? तो ये पूछेगा। जंगली गधे और ऊंट कहां देखने को मिलते हैं? कच्छ का जो रण है यहाँ पे, और थार का मरुस्थल, यहाँ पे आपको जंगली गधे और ऊंट मिलेंगे, ठीक है भाई। मरुस्थल में मिलेंगे तो इसे आप आइडिया लगा सकते हो। बाघ पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान के अंदर ये बाघ आपको मिल जाएंगे, सवाई माधोपुर बाघ बरन। आगे बात करें भारत विश्व का एकमात्र देश है जहाँ पे शेर और बाघ दोनों मिलते हैं, बाकी कहीं नहीं पाए जाते दोनों, कहीं पे शेर तो कहीं पे बाघ। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है वर्ल्ड का जहाँ पे शेर भी मिलेंगे और बाघ भी मिलेंगे, ठीक है ना। विविधताओं का देश है तो सब चीज मिलेंगे यहाँ पे। याक, याक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लद्दाख क्षेत्र में याक मिलेंगे आपको, तिब्बत के अंदर बारहसिंगा मिलेंगे आपको, और भारल, नीति भेड़, जंगली भेड़, ये सब। लाल पांडा, लाल पांडा का नाम सुना है? ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है लाल पांडा, ठीक है ना। ये याक की प्रकार सारे, तिब्बती याक, बारहसिंगा है ना, और नीली भेड़, जंगली भेड़, ये सब। चलो राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं, भारत की बात कर ली है अपने। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान में लगभग 34,610 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर अलग प्रकार की वनस्पति मिलेगी आपको, है ना। तो ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.12% है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10.12% राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। अब देखिए आगे, राज्य में सघन वन क्षेत्र जो है ना वो 3.83% क्षेत्र के ऊपर है भाई। टोटल राजस्थान का जो 100% क्षेत्र है, इसके ऊपर सघन वन क्षेत्र मतलब घने जंगल वो 3.83, जैसे सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर है वो गया, सरिस्का हो गया, ऐसे करके। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.03 हेक्टेयर है ना, तो बहुत कम है ये, ठीक है ना, 0.03 हेक्टेयर। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.13 हेक्टेयर है ना। और राज्य में वनों के प्रकारों की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार के वन मिलेंगे आपको। कौन कौन से? एक तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, दूसरे जो वन मिलेंगे आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तीसरे जो वन मिलेंगे आपको वो मिलेंगे उपोष्ण पर्वतीय वन। तो इनको देख लेते हैं एक बार। नंबर 1 पे देखते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, जो होते हैं कंटीले मतलब कांटेदार झाड़ियों वाले, 25 से 50 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र मिलेंगे आपको, जहाँ पे बारिश कम होती है, इनको मरुस्थलीय वन भी आप कह सकते हो, ठीक। तो पश्चिम मरुस्थलीय शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश यहाँ पे मिलेंगे, जैसे बाड़मेर, पाली, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, मतलब जो शुष्क प्रदेश वाला क्षेत्र है, अर्धशुष्क नहीं शुष्क वाला, वहाँ पे। आगे बात करें इनके अंदर कौन कौन सी मिलेंगी? खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर, थोर, झाड़ियां वगैरह ये सब। यहाँ पे घास, सेवन और धामन घास मिलती है, ये सब आप जानकार हैं इस चीज के, ठीक है। झाड़ियां, फोग, आकड़ा, कैर, लाना, अरना और जड़बेर, ये सारी यहाँ पे झाड़ियां मिलेंगी आपको, छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियां। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ जो वन है ना, इनके बारे में देखते हैं। तो 50 से 100 सेंटीमीटर वाले जो क्षेत्र है, अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्र पार्ट भी आ जाएगा इसमें, दक्षिण पूर्वी भाग भी आ जाएगा, सॉरी दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र वो भी आ जाएगा। राजस्थान का मध्य क्षेत्र मतलब अरावली वाला, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग जो है वो भी आ जाएगा इसमें, जिसके अंदर वनस्पति सागवान, तेंदू, धोकड़ा, गुर्जन, गोंदल, शिरीष, हल्दू, खैर, सेमल, रीठा, सालर, धोक, ये सारी वनस्पति आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक। फिर दोस्तों इसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है ना मेरी, तो आप अपने यूट्यूब में फीचर दे रखा है कि आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप कम कर लीजिए स्पीड को, अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो कम करके देख सकते हैं आप। सागवान, सागवान कहाँ मिलेगा राजस्थान में? देखिए तो सागवान दोस्तों जो मिलता है ना बेसिकली उदयपुर में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में और बारां जिले में, इन जिलों के अंदर आपको सागवान देखने को मिलेगा। फिर सालरवन भाई दक्षिण राजस्थान में सागवान आपको देखने को मिलता है, सालरवन भी दक्षिण राजस्थान में मिलेगा, उदयपुर, राजस्थान और चित्तौड़गढ़, जहाँ जहाँ सागवान पाया जाता है वहाँ सालरवन भी आपको देखने को मिलेंगे। बांसवन, बांस जानते हैं आप सब, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांस से बांसवन और बांस से बांसवाड़ा, याद रखना बांसवाड़ा से ज़्यादा चित्तौड़गढ़, उदयपुर में, ये भी दक्षिण राजस्थान में है, मतलब ज़्यादा बारिश वाली चीजें हैं ये सारी। धोकड़ा के वन, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, यहाँ पर धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। पलासवन, पलास जंगल की ज्वाला, अलवर, अजमेर, सिरोही जिलों में पलास के वन पाए जाते हैं। खैरवन, झालावाड़, कोटा और बारा, और बबूल, गंगानगर, बीकानेर, नागौर। इसके अलावा छोड़े तो लास्ट वाले को छोड़े तो सारे ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में ही होते हैं, दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ही है सारे सारे, ऐसे याद कर लीजिए आप इसको। आगे मैं बताऊं आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक धोकड़ा वन पाए जाते हैं, तो ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि बताइए भाई राजस्थान में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? तो आप क्या बताओगे? धोकड़ा वन पाए जाते हैं सब जगह राजस्थान में, तो वेरी इंपोर्टेंट है। आगे देखिए तीसरे नंबर का लास्ट नंबर अपना उपोष्ण पर्वतीय वन, तो ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र 150 सेंटीमीटर तक वाले जो बारिश वाले क्षेत्र है ना, वो वाले क्षेत्र कौन से? आपको पर्वतीय क्षेत्र, सिरोही, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वनस्पति आम, बांस, नीम, सागवान, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, राइट ना। थर्ड 3 हो गए ये। अब देखो भारत में वन नीति की बात करते हैं। भारत के अंदर वन नीतियां, देखिए भारत की जो प्रथम वन नीति है ना वेरी इंपोर्टेंट है, सारी चीजें ध्यान रखना, है ना। तो भारत की जो प्रथम वन नीति है 1894 में बनी थी, 1894 के अंदर बहुत पहले बन चुकी थी वन नीति, ठीक। इसके बारे में बात करें आगे, स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम नीति बनी वो बनी 1952 में, चुनाव संपन्न हुए तब, ठीक है ना, 1952 में। फिर हम बात करें इस नीति के अनुसार भूमि का जो क्षेत्र है उसके ऊपर 33% बाकी ऊपर वन होने आवश्यक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बताइए किस नीति के तहत जो भारत के अंदर कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, तो वो नीति है 1952 वाली, प्रथम स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति जो थी वो। भारत की वन नीति की बात करते हैं 1988 में, 1988 भारत के सम्राट अशोक महान के शिलालेख में वन्य जीवों के शिकार के ऊपर अंकुश और संरक्षण का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। चलिए तो ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें भारत के जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र जो है उनके बारे में, तो देखो हमारे देश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 15 जीव मंडल नीचे स्थापित किए गए हैं। तो इसके लिए 15 की बात करें, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट बताता हूँ। एक तो नंदा देवी उत्तराखंड में, हमने बात करी चोटी भी है, मानस असम में, नोक्रेक मेघालय में, मनाटी खाड़ी तमिलनाडु में, नीलगिरी ये भी दक्षिण राजस्थान की है। इसके अलावा बात करें सिमलीपाल उड़ीसा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, थार रेगिस्तान राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क भी है, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल, कचकारण गुजरात, उत्तरी अंडमान और वृद्ध निकोबार निकोबार द्वीप समूह वाले हैं, काजीरंगा असम उत्तराखंड। ये 15 के 15 मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, इनको आपको याद करना है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरह से बना करके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, है ना भाई। देखिए तो यहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बात करूँ तो भारत में अब तक 565 वन्यजीव अभयारण्य और 104 राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए दोस्तों ये डेटा जो है ना ये चेंज होते रहते हैं, तो आप अपडेटेड रहा करो इस चीज से, है ना। जब आप वीडियो देख रहे हो कई बाद में तो उस टाइम आप नेट पे सर्च करके इस चीज को परफेक्टली करेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे आप इस डेटा के ऊपर, ठीक है। आगे बात करें भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों, काजीरंगा जो कि असम में है और केवलादेव राजस्थान में, इनको सबसे पहले विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया गया था। तो एक प्रश्न अकॉर्डिंग टू भारत और अकॉर्डिंग टू राजस्थान अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताइए भारत का काजीरंगा जो असम में है उसके साथ में राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, तो वो है केवलादेव राजस्थान। ऐसे ही भारत का पूछा जा सकता है इसके साथ में, ठीक, याद कर लेना। आगे चलते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इनको देख लेते हैं एक बार। तो एक तो है जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, कान्हा मध्य प्रदेश में, काजीरंगा असम में, बांदीपुर कर्नाटक में, पलामू बिहार के अंदर, इसके अलावा दाचिगाम जम्मू कश्मीर में, सुंदरवन और पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा बात करें शांत घाटी, मुख्य घाटी जिसको बोलते हैं, केरल के अंदर है, नंदन कानन उड़ीसा में, केवलादेव राजस्थान के अंदर, काबुल लामजाओ मणिपुर के अंदर, इसके अलावा अन्नामलाई तो तमिलनाडु के अंदर, और जलदापड़ा पश्चिम बंगाल में, और नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा नागरहोल केरल के अंदर है, बांदीपुर
कर्नाटक के अंदर है, अगस्त्य मलाई केरल के अंदर है, राष्ट्रीय मरुद्यान राजस्थान के अंदर है, गिर गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये हो गए 19 मैंने आपको बताया इंपोर्टेंट जो भी थे वो। अब देखो ये सब पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, आप टेंशन मत लो, याद होती हैं चीजें, थोड़ा सा आइडिया लगाओगे ना भाई, इनके अंदर अगर आप 80% भी याद करोगे ना तो 20% अपने आप सही हो जाता है चीजें। ठीक, चलिए एक बार वो देख लेते हैं। जिम कार्बेट उत्तराखंड में, कान्हा मध्य प्रदेश में, काजीरंगा असम में, बांदीपुर कर्नाटक में, पलामू बिहार के अंदर, दाचिकामा जम्मू कश्मीर में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल के अंदर, और शांतिघाटी मुगघाटी केरल के अंदर, नंदनकानन उड़ीसा, केवलादेव राजस्थान, और केबुल लामजाओ मणिपुर, अन्नामलाई तमिलनाडु। इनमें से कई चीजें ऐसी हैं जो अपने आप याद है ऑलरेडी, है ना। जलदापाड़ा पश्चिम बंगाल, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, और नागरहोल केरल, बांदीपुर कर्नाटक, अगस्त्य मलाई केरल, राष्ट्रीय मरुद्यान राजस्थान, और गिर गुजरात में। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान का वन्यजीव जो है इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्यजीव कहते हैं। सिंपल सी बात है, वन्यजीव किसे कहते हैं? प्राकृतिक आवास में, नेचुरल जो जगह है उसके ऊपर रहने वाले जीव जंतुओं को वन्यजीव कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं राज्य के प्रमुख वन्यजीव राजस्थान के कौन कौन से बाघ, बघेरे, चीतल, सांबर, चिंकारा, काला हिरण, भेड़िया, रीछ, लोमड़ी, गोडावन। इनके बारे में आपको पूछने बताने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आप जानते हैं, है ना। तो कौन कौन से बाघ, बघेरे, चीतल, सांबर ये हो गए। इसके अलावा चिंकारा, काला हिरण, भेड़िया, रीछ, लोमड़ी और गोडावन ये हो गए। तो इनको आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पशु जो है वो है चिंकारा, याद रखोगे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। नेक्स्ट राजस्थान का राज्य पक्षी के बारे में पूछना तो कौन सा है राजस्थान का राज्य पक्षी? गोडावन है भाई, याद रखना। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन। पशु ऊंट भी है, वो पशुधन श्रेणी का है और ये वन्यजीव श्रेणी का है चिंकारा। आगे बात करते हैं राजस्थान का राज्य पशु घरेलू श्रेणी मतलब पशुधन श्रेणी का ऊंट है 2014 के अंदर, इसको क्या कहता है फाइनल। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे बात करता हूं, यहाँ पे ये चीज याद हो जाएगी। नेक्स्ट राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो देखो कुल 26 वन्यजीव अभयारण्य की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ा कौन सा है? राष्ट्रीय मरुद्यान। राष्ट्रीय मरुद्यान सबसे बड़ा है गाइस, तो ध्यान रखना कहाँ पे? जैसलमेर में सबसे बड़ा क्षेत्र के हिसाब से। सरिस्का अभयारण्य अलवर में, मुकुंदरा हिल्स कोटा के अंदर। ये तो आपको याद करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नोट करो सवाई माधोपुर जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में ही। एक तो राष्ट्रीय जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर के अंदर है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे इनसे छोटे जो है ये भी पूछे जा सकते हैं। तो एक तो तालछापर है, तालछापर चूरू में है। रामगढ़ विजयदारी अभयारण्य बूंदी जिले के अंदर, कोमलगढ़ उदयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, केलादेवी करौली। नेक्स्ट माउंट आबू सिरोही जिले के अंदर, सीता माता चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, बंदबारीठा भरतपुर, टोडर टावली अजमेर, जमरामगढ़ जयपुर, रामसागर धौलपुर। तो ये 15 तो ये हो गए। अभी इंपोर्टेंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आपको याद करना है। एक बार फिर से देखते हैं इस चीज को। 26 में से राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर सबसे बड़ा, सरिस्का अभयारण्य अलवर, मुकुंदरा हिल्स कोटा, रणथंभौर सवाई माधोपुर और केवलादेव भरतपुर। इसके अलावा तालछापर चूरू, रामगढ़ विजयदारी बूंदी, कोमलगढ़ उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, केलादेवी करौली, माउंट आबू सिरोही, सीता माता चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ वाला चित्तौड़गढ़ में, बंदबारीठा भरतपुर, टोडर टावली अजमेर, जमरामगढ़ जयपुर, रामसागर धौलपुर। नेक्स्ट रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का अभयारण्य ये बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। बाघ संरक्षण अभयारण्य कौन से हैं? तो रणथंभौर और सरिस्का। सरिस्का अलवर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस और पाइन्स के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना, वो ज्यादा खास बात है यहाँ पे। ठीक है, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर जीवाश्म फॉसिल पार्क जो है ये जीवाश्म संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर जीवाश्म ये जैसे राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर के अंदर ही है, तो जीवाश्म फॉसिल पार्क संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुरिंदा पक्षी के लिए खींचन जोधपुर प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों? कुरिंदा जो पक्षी है इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है भाई? खींचन जोधपुर। राजस्थान में 33 आर्किड निषेध क्षेत्र है। कैसे याद करोगे? 33 राजस्थान में जिले हैं तो 33 आर्किड निषेध क्षेत्र आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं राज्य का जैविक उद्यान कौन सा है? नाहरगढ़ जो कि जयपुर में है। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का जैविक उद्यान कौन सा है तो क्या बताओगे भाई? जयपुर में जैविक उद्यान नाहरगढ़ वाला, राइट। आगे चलते हैं। घड़ियालों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, ये याद करना आपको। तो घड़ियालों के संरक्षण के लिए चंबल घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी के पास में बना हुआ है कोटा वगैरह के अंदर। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट खिजड़ी बलिदान का अमृता देवी वृक्ष मिला कहाँ लगता है? खिजड़ी जोधपुर में लगता है, याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होगा वैसे तो। और ये बलिदान कब हुआ था? 1730 के अंदर, 28 अगस्त का दिन था, 1730 28 अगस्त को। क्लियर है? यहाँ पे कुल 363 व्यक्तियों की मृत्यु कर दी थी लोगों ने। 294 पुरुष थे इनमें से और 69 स्त्रियां थी। ये अमृता देवी के नेतृत्व में घटना घटी थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिवर्ष यहाँ पे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, अमृता देवी वृक्ष मेला खिजड़ी जोधपुर के अंदर, याद कीजिएगा इसको। ठीक है ना। जैव विविधता संरक्षण की बात करें तो देखिए विश्व में कुल 15 लाख जैव विविधताएं पाई जाती है, 15 लाख। देखो भारत में विश्व की 40% जैव विविधताएं पाई जाती है। क्लियर है? अब विश्व की 40% जैव विविधताएं पाई जाती है तो भारत में वर्तमान में लगभग 21,000 जीव जंतु और 45,000 वनस्पति प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। ये पहचान हो चुकी है, इतनी तो देख लो आप, है ना। आगे चलते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रमुख संस्थाएं जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो गाइस देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन, इसको IUCN बोल सकते हो, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा हम बात करें पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलोर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे कह दूं कि बताइए सर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? नागपुर के अंदर है जी। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून के अंदर है जी। भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? कोलकाता के अंदर है जी। हिमालय वन अनुसंधान कहाँ है? शिमला के अंदर है जी। तो ये है जी सारा का सारा, दोबारा देखिए पूरी कंप्लीट को, यहाँ से तो प्रश्न बनता ही बनता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संस्थान कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? बेंगलोर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? नागपुर में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? कोलकाता में। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला के अंदर। भाई उधर ही है तो उधर ही होगा। ठीक है, भारत में पर्यावरण चेतना के आंदोलन की बात करते हैं। सबसे पहले खिजड़ी, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। जोधपुर राजस्थान इसके लिए है चिपको आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन, है ना। चिपको आंदोलन हो गया वो, ठीक है ना, जो भी है। तो ये खिजड़ी आंदोलन से संबंधित जोधपुर हो गया, बाकी ये सारे पर्यावरण संरक्षण के लिए थे। इसके अलावा राजस्थान में विष्णु समाज के 29 सूत्र पर्यावरण संरक्षण के लिए अहम भूमिका निभाते हैं और ये अहम नियम भी है पर्यावरण संरक्षण के लिए 29 सूत्र जो है वो। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की मृदा की। मिट्टियां देखो, मिट्टी की रचना गुण और आधार के आधार पर भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण देखें भाई, गुण के आधार पर और इनके रंग के आधार पर, इनकी मोटाई के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है मिट्टी का। तो सबसे पहले देखते हैं कांप या जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी बोला जाता है, इसको दोमट मिट्टी बोला जाता है, मटियार। तो भारत में सर्वाधिक कांप मिट्टी का ही विस्तार है। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? जलोढ़ मिट्टी, कांप मिट्टी। उपजाऊ होती है, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमस की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है। तो पूछा जा सकता है कि बताइए भारत की सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ में किस तत्व की मात्रा ज्यादा होती है? ह्यूमस। इसका विस्तार कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जो नदियों वाला क्षेत्र है ना, जो उत्तर का विशाल मैदान जिसके बारे में हमने पढ़ा वो क्षेत्र। फिर हम बात करते हैं लाल मृदा की। जरूर मृदा की बात होगी यहाँ पे लाल मृदा 3 कैसे आ गया? चलो क्या कोई नहीं, तो करना। इस मृदा के अंदर लोहन से ज्यादा पाया जाता है, लोहे का तत्व ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका मृदा का रंग जो होता है वो लाल होता है। विस्तार की बात करें तो छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, जो भारत का बीच वाला पार्ट है ना, जिसके बारे में बात करते थे थोड़ी देर पहले, क्षेत्र छोटे बीच वाला पार्ट है, वहाँ पे मृदा पाई जाती है। लेटराइट मृदा, इस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। लेटराइट मृदा में लोहा और एल्यूमिनियम, इसका भी थोड़ा लाल रंग होता है। इसका विस्तार पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, इसके अलावा राजमहल पहाड़ी और पश्चिम बंगाल होते हुए असम के अंदर शंकरी पट्टी तक इसका विस्तार है। ये चाय और कॉफी उत्पादन के लिए काफी उत्तम मिट्टी मानी जाती है। चाय और कॉफी उत्पादन के लिए पूछ लिया आपसे तो बता देना, ठीक है जी। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है बलुई मृदा के बारे में बात करते हैं। बलुई मृदा देखो, ये रेतीली और कम उपजाऊ मिट्टी होती है। रेतीली तो होती है कम, रेतीली मिट्टी है तो उसमें जो तत्व होते हैं ना, पौष्टिक तत्व वो कम होते हैं, ठीक है, मोटी होती है, इसकी प्रकृति जो होती है मोटे होते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान पाई जाती है, सौराष्ट्र और कच्छ की जो मरुभूमि वहाँ पर भी पाई जाती है, ठीक है, समुद्र किनारे वगैरह से। इस मृदा में क्षारीय तत्व जो होते हैं उनकी अधिकता होती है, मतलब खारापन होता है इसमें। पर्वतीय मृदा की बात करें तो इसके अंदर अपरिपक्व मिट्टी कहा जाता है इसको, अपरिपक्व मिट्टी, परिपक्व मिट्टी नहीं है ना। इस मृदा के अंदर अम्लीय तत्व ज्यादा मात्रा पाई जाती है, अम्लीय। इसका
इसका विस्तार जो है ना दोस्तों हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर मिलेगा आपको विस्तार। ठीक, आगे चलते हैं राजस्थान की मृदा के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान की मिट्टियों को रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया है। 6 वर्गों में 6 वर्ग देखते हैं कौन कौन से। मरुस्थलीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी इसको कहते हैं वो वाली। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्र ये मिट्टी पाई जाती है क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है। क्लियर, सर्वाधिक पश्चिम राजस्थान में मिलेगी आपको। कौन कौन से जिले पश्चिम राजस्थान में सारे जिले आ जाएंगे। लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर जो मरुस्थलीय क्षेत्र वहाँ पे सारे में पाई जाती है। जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू, नागौर वहाँ पे अरावली के पश्चिम में पाई जाती है, समझ लो आप, उत्तर पश्चिम में। इसके बाद बात करें लवणीय मिट्टी है ये, और इसमें मोटे अनाज की खेती के लिए काफी उपयुक्त है। बाजरा, मूंग, मोठ वगैरह ये काफी अच्छे हो जाते हैं, इसके अंदर बारिश हो जाती है। तो ठीक है, ये हो गया इसका। आगे चलते हैं 2 नंबर पे लाल पीली मिट्टी है ना। लाल और पीली का जो मिश्रण होता है वो वाली मिट्टी, इसमें लोहान की दिखता होती है, इसके कारण लाल होता है। सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा, पश्चिम भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाएगी आपको। लाल पीली मिट्टी मक्का वगैरह खेती की जाती है, यहाँ पे मूंगफली, कपास की खेती की जाती है थोड़ी थोड़ी। तो ये वाली मिट्टी होगी इसमें। लेटराइट मिट्टी, तो देखो इस मृदा में भी लोहा के अंश ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। और इसका विस्तार डूंगरपुर, मध्य दक्षिणी उदयपुर और दक्षिण राजसमंद ये सब है। ये मृदा मक्का, चावल और गन्ने की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है भाई। ठीक है, तो लेटराइट मृदा के बारे में ध्यान रखना, इन्हीं चीजों की खेती की जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, ढलान में खेती बना करके, मैट बना करके, क्यारियां बना करके। मिश्रित लाल और काली मिट्टी ये पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है और दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है मिट्टी। इस मिट्टी में कपास, गन्ना और मक्का इन सबकी कृषि की जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें 5 नंबर पे लाल काली मिट्टी, तो हाड़ौती वाला क्षेत्र वहाँ पे पाई जाएगी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती की पठार क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है राजस्थान की। तो वैसे तो जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन उसके बाद में ये मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा उपजाऊ। फसलें गन्ना, धनिया, सोयाबीन ये सब फसलें इसके अंदर होती है। कछारी मिट्टी विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और जयपुर। मतलब ये कौन सी होगी, जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है, उसी का नाम है। ठीक है, हल्के भूरे और लाल रंग की होती है, उपजाऊ मृदा होती है और गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू इन सबकी खेती इसके अंदर होती है। ठीक, नेक्स्ट भारत की स्थिति। एशिया कोडिंग दक्षिण एशिया में भारत स्थित है और विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर तक पाया जाता है। ये हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी। आगे चलते हैं बात लंबाई के बारे में बात करें। उत्तर से दक्षिण की 3214, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2933, आकार पतंगाकार है भारत का। इंद्रागोल उत्तरतम बिंदु है और दक्षिणतम आपका देखें तो कन्याकुमारी। राजस्थान की स्थिति आकार और विस्तार की बात करें तो आकार राजस्थान का विषमकोण चतुर्भुज के समान है। स्थिति भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है भाई, भारत तो हमने बात कर ली थी इसके बारे में। फिर कहां पर स्थित है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिया है। लंबाई ये रिवीजन के लिए है थोड़ा सा। लंबाई 826 किलोमीटर है ना, और चौड़ाई 869 किलोमीटर, याद रखना। राजस्थान की और भारत की दोनों में बता दिया आपको। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका प्यार चाहिए, देखते हैं आप कितना लाइक और शेयर करते हो। जितना जल्दी ज़्यादा वीडियो आगे जाएगा ना आपके दोस्तों तक, उतना ही जल्दी मैं दोस्तों आपके इस जो